रेलू पता है क्या होता है? रेलू तुम्हारा एक्टिवेशन हाँ, फंक्शन होता है, लॉस फंक्शन नहीं होता है। उसने तो नहीं, मैंने फिर यूट्यूब पे भी देखा था तो वो भी कह रहा था कि रैली यूज करके करेंगे। तो रेलू तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ना कि लॉस फंक्शन होता है। हाँ हाँ, पर मुझे रैली के बारे में मतलब मैं वो देख रहा था। अच्छा अच्छा, चलो देख लेना दोबारा। राहुल तुम क्यों हो गया? नहीं सर। ओके। देखो कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, पर कर लेना चाहिए। अ, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कोशिश करो कि जब भी इंटरव्यू आए तुम्हारा, क्योंकि तुम ना कभी अभी बैकएंड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बाद में शिफ्ट लोगे एआई में। तो जब शिफ्ट लोगे उस टाइम जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो उस टाइम ये हेल्प करेगा ज़्यादा। ये नहीं हो कि तुम आज भी पढ़ रहे हो, एक महीने बाद भी तुम इसी चीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो दोबारा। तो फिर अभी पढ़ने का क्या मतलब, अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, एक महीने बाद भी करोगे। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर अभी पढ़ रहे हैं तो बाद में सिर्फ हम रिवीजन कर सकें। बाद में हम फिर स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि इतना स्क्रैच से कोई स्टार्ट नहीं करेगा और तुमको फिर समझने में भी खुद भी प्रॉब्लम आएगी जब खुद से पढ़ने जाओगे। तो इस बात का सब ध्यान रखना। जैसे संचित है, वो फुल स्टैक है। अगर वो स्विच करना चाहता है, मतलब थोड़ा सा अगर सीखना चाहता है तो सीख सकता है, पर अगर नहीं करता है, क्वेश्चन नहीं करता है, सीखता नहीं है, तब वो उसकी प्रॉब्लम है कि मतलब वो अपने आप को हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है सभी के साथ। राइट संचित? यस सर, सीख रहा हूँ सर अच्छे से। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हाँ। तो हम लोग CNN स्टार्ट करने वाले थे, तो किसी को कुछ पता है क्या? हम बोले थोड़ा सा पढ़ के आना, या फिर कुछ आइडिया है? तुम लोग यूज किए ही होगे ना, हैक करके। जनरली वो मेडिकल पर्पसेस में वो यूज़ होता है, लाइक अपना कुछ एक्सरे से कुछ डिसीज़ वगैरह डिटेक्ट करके फिर उसको प्रेडिक्ट करता है, मतलब हार्ट के कुछ या फिर एक्सरेज के कुछ इमेजेस स्कैन करके बेसिकली वो एक प्रेडिक्ट करता है सब कुछ। ठीक है, तुम बताया कि उसका एप्लीकेशन क्या है, सही है। और किसी को कुछ पता है? भैया मैंने तो थोड़ा सा सीन पढ़ रखा है, तो बेसिकली उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसा अभी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, तो हम पैटर्न्स कैप्चर करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब या तो किसी अलग इमेज से मैच करके उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम्म। या फिर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके। तो ये बहुत बताओ, सारी चीजें। जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ANN, उससे ये डिफरेंस क्या है? भैया डिफरेंस ये है कि जैसे ये जो इमेज होता है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, राइट? उसमें बहुत सारे पिक्सेल्स होते हैं। हाँ। सो अगर हम इस डेटा पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं तो वो बहुत ही कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओके। कंप्यूटेशनल बट एक्सपेंसिव। क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं वो एक ब्लॉक्स में हम डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक क्या तो क्या क्या बोले आप? लाइक ब्लॉक्स, या फिर अगर हम टाइप्स बोल सकें। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। मतलब तुम पढ़े हो, थोड़ा बहुत पता है तुमको। अच्छा, और किस और कोई जानता है क्या क्या होता है? किसी को कुछ पता है तो बताओ थोड़ा। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे CNN का तुम, जैसे अभी संचित बताया था, एप्लीकेशन बता रहा था, वो सही था। अमन बताया वो थोड़ा टेक्निकल था, वो भी सही था, दोनों सही था। क्या होता क्या है कि जब तुम ANN यूज कर रहे थे, वहाँ पे देखे हुए तुम लोग की जो तुम्हारा डेटा है वो तुम्हारा सीक्वेंस में था। सीक्वेंस इन द सेंस करने मतलब लिनियर डेटा था। मतलब बिल्कुल डेंस डेटा है, लिनियर डेटा, ना ही मैट्रिक्स फॉर्म में, ना ही इमेज है। अगर इमेज भी है तो वो इमेज तुमको लिनियर फॉर्म में, जैसे एक इमेज में कितना होता है। इमेज को हम लोग जब पढ़े थे तो उस टाइम बताया था मैंने कि इमेज जो होता है पिक्सल से बना होता है। जैसे मान लो 3x3 का इमेज है तुम्हारे पास, उसका साइज है, तो उसमें कितने पिक्सल होंगे? 9 पिक्सल होंगे। तो उस 9 पिक्सल का, उसको एक स्ट्रेट लाइन में कर लो, मतलब एक एरे बना लो, तो तुम्हारे पास 9 आइटम हो गए। तो उस 9 आइटम को तुम ANN से पास कर रहे होते हो। तो वहाँ पे तुम लिनियर आइटम पास करते हो ANN में। यहाँ पे जैसे बताया अमन कि वो जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैट्रिक्स ही पास कर रहे हैं, हम इमेज को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे। तो मतलब जिसका जैसा ओरिजिनल फॉर्म है वैसे ही हम पास कर रहे हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग CNN पढ़ रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी ANN में, जो CNN आया है, ठीक है। CNN तुम हम लोग 1959 के टाइम से यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट, हाँ 1960 के बाद से। बट रीजन क्या है कि जो कि CNN
आउट परफॉर्म करता है एएनएन को, किस किस पोजीशन पे आउट परफॉर्म करता है? कोई इस चीज़ को समझा सकता है क्या? देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने के तीन चार तरीके तो होते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं कि पहले डिफिनेशन पढ़ो, फिर उसका टेक्निक्स पढ़ो, फिर फार्मूला पढ़ो, फिर कोडिंग करना शुरू कर दो। वो सब लोग करते हैं। बट किसी चीज़ को पढ़ने से पहले ये देख लो कि वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो आया ही क्यों। हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं हो कि वो उसका यूज क्या होगा, अब वो क्या सॉल्व कर रहा है, पर्पस क्या है उसका। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये बताओ कि एएनएन में प्रॉब्लम क्या था और सीएनएन क्या क्या सॉल्व करता है। ये किसी को कुछ पता है, बताओ इसके बारे में। मैं बताऊँ ये? हाँ बताओ बताओ। तो लाइक जो पहला रीजन था वो ये था कि जो एएनएन है, अगर हम लोग उसको रियल लाइफ इमेजेस के ऊपर रन करें, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एक इमेज होता है वो आरजीबी का कॉम्बिनेशन होता है ना। ठीक है। तो अगर हम इमेजिन करते हैं एक फोटो है जो कि 200 बाई 200 है, हम्म, तो उसमें टोटल जो इनपुट्स होंगे हमारे पास वो होंगे 200 × 200 × 3, हम्म। जो कि अराउंड 1,20,000 इनपुट्स आ जाएंगे। ये सो मल्टीप्लाई बाय इस थ्री, रीजन की वजह मल्टीप्लाई से बाय थ्री क्यों बोले तो? क्योंकि रेड ग्रीन और ब्लू का अलग अलग वैल्यू होगा, राइट। राइट राइट। ठीक है। तो इस चीज की वजह से हमें मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स सिर्फ फर्स्ट लेयर में लग जाएंगे, तो वो बहुत स्लो हो जाएगा। ओके। एंड देन उसके बाद एएनएन में ओवरफिटिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अच्छा। एंड इस चीज को जो सीएनएन है वो सॉल्व करता है कॉन्वोल्यूशन के थ्रू, लाइक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंप्लीट पिक्चर एट वंस, हम लोग ऐसे छोटे छोटे चंक्स में चीजें को देखते हैं। हम्म, हाँ। तो इसी से ये होता है कि जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो लाइक रीजनल चीजों को अच्छे से हैंडल करते हैं, एंड उनमें ओवरफिटिंग के चांसेस कम होते हैं, एंड वो बहुत अधिक फास्ट होते हैं कंपेयर टू एनिमल्स। ओके। सही है सही है। सही है, तुम्हारा पूरा सही है, हाँ। सही बताए। और किसी को पता है क्या, पिछले क्लास में एएनएन का पढ़ाई थी, तो किसी को कुछ आइडिया है बताना? हम्म? लोमस पता है क्या, देखे थे? नहीं भैया, मतलब इसमें फजी लॉजिक वगैरह यूज करते हैं, है ना शायद, क्या क्या? क्योंकि फजी लॉजिक वगैरह एएनएन के अंदर। ये क्या होता है, ये तो हमको ही नहीं पता। नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि फजी लॉजिक के अंदर ये होता है कि या तो बिल्कुल ही सही है या बिल्कुल ही गलत है, कुछ भी बीच में नहीं होता। ऐसा नहीं होता है ना मन, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने। ऐसा मैंने भी नहीं सुना है। ठीक। तो शायद गलत ध्यान होगा, मैं इनकी क्लास में था नहीं शायद से। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आज, वो इस फ्रेम में पढ़ेंगे कि पहले हम लोग पढ़ेंगे सीएनएन होता है क्या, उसका मतलब क्या है, फिर फाउंडेशन देखेंगे कि वो आया कहाँ से था, फिर जो वाट जो अभी अमन बता चुका है, प्रॉब्लम बता चुका है क्या था उसमें, तो वाट वाई प्रॉब्लम सोल्यूशन देख लेंगे कि क्या क्या होता है, फिर लेयर्स पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग पढ़ लेंगे ऑपरेशन, उसके बाद तो फिर इसकी कोडिंग स्टार्ट है जी। तो सीएनएन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सीएनएन का जैसे पता है किसी को, उसके नाम में एक टर्म लिखा हुआ है, जो तुम लोग अभी कॉलेज के टाइम पे मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होगे। हाँ। तो सीएनएन के बीच में यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूशन, इसका मतलब किसी को पता है क्या, मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़े होगे, बताओ। कॉन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो बताते हैं। दो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसे सोचो कि दोनों मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब भी तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सिंपली जो भी वैल्यू आती है, डिटर्मिनेंट जो भी आती है, वो तुम्हारा आंसर होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। एलिमेंट वाइज कहने का मतलब क्या है, वो आगे देखेंगे। तो इतना समझो कि कन्वोल्यूशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कि हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कुछ मैट्रिक्स, वो कुछ मैथमेटिकल वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर या फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में देता है आउटपुट। बट यहाँ पे डिफिनेशन इसका सिंपल यही है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। और ये कैसे होता है ये आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, न्यूरल नेटवर्क तुम लोग को पता है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़े थे, जहाँ पे बहुत सारा न्यूरन होता है। न्यूरन क्या होता है, न्यूरन के पास अपना वेट होता है, बायस होता है।
और फिर फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, उसमें बैकवर्ड प्रोपगेशन होता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता है लर्न करने के टाइम पे, वेट चेंज होता है, बायस चेंज होता है, अपडेट करता है अपने आप को। तो ये सब तुम्हारा जो पोर्सन जो पिछले क्लास में देखे थे, ये सब आता है तुम्हारा एनएन के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर आता है। ठीक है। जब तुम CNN देखे होगे तो CNN जब भी मोस्टली तुम लोग जैसे संचित एग्जाम्पल दिया या फिर अमन दिया, मोस्टली जगह तुम देखे हो कि इमेज के ऊपर काम किया जा रहा है मार्केट में। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि CNN मॉडल टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियो सिग्नल इस पे काम नहीं करता, काम करता है। बट CNN इमेज पे ज़्यादा यूज किया जाता है और वीडियोज पे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो तुम्हारा वीडियो भी है, वीडियो को तुम अगर अच्छे से ब्रेक डाउन करो तो वीडियो किससे बना हुआ है? वीडियो जो है तुम्हारा ऑडियोज प्लस फ्रेम ऑफ इमेजेज कि एक बहुत सारा इमेजेज है, उसको एक फ्रेम में तुम रन कर दो, वो तुम्हारा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा मोस्टली जो CNN मॉडल है वो हमेशा इमेज या तो फिर वीडियोज पे तुम देखे होगे मार्केट में हमेशा। बट ये बात ध्यान रखना कि इमेज ये CNN मॉडल टेक्स्ट और ऑडियो सिग्नल पे भी काम करता है। ठीक है। तो इसका फाउंडेशन क्या है? अगर इसका फाउंडेशन हम लोग देखें, इसका फाउंडेशन जैसे हम लोग देखेंगे, डीप लर्निंग के जब स्टार्ट करे थे हम लोग क्लास में, तो उस टाइम भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि हमारे जो ब्रेन में है, क्योंकि देखो डीप लर्निंग का पूरा डिसेंबलेंस अगर तुम कंपेयर करना चाहो बायोलॉजिकल से, तो तुम अपने माइंड से कंपेयर कर सकता है। ठीक है। सब कुछ वैसे ही कॉपी किया गया। ऐसा रीज़न क्यों है कि कॉपी किया गया वहाँ से? क्योंकि जब हम लोग कुछ नया सीखते हैं तो सबसे पहले माइंड मेरा उसका एक कैप्चर, उस इमेज का एक कैप्चर, एक फोटो, एक स्नैप लेता है, माइंड में सेव करता है। ठीक है। सेव करता है, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन में तोड़ने का कोशिश करता है, और उसके बाद वो उस चीज़ को सीखता है। तो वैसे ही उसी चीज़ को कॉपी करके डीप लर्निंग में डाला गया था। तो डीप लर्निंग जब हम CNN पढ़ते हैं तो उसका भी एक फाउंडेशन, उसका रिसेम्बलेंस हमारे बायोलॉजिकल फॉर्म में है। जैसे समझो कि हमारे तुम जब आँख में है तो हम किसी पिक्चर को देखते हैं पहले, तो फिर पहले वो आँख पे जाता है, फिर वो कॉर्टेक्स पे जाता है, फिर वो रेटिना पे जाता है, फिर वहाँ से जो इमेज बनता है कॉन्केव लेंस, फिर रिटर्न होता है, फिर हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा इमेज है। तो ये जो कॉर्टेक्स है मेरा, ठीक है, वो एक मान लो कि एक सिंपल सेल है, जो कि हमारे जैसे किसी भी इमेज को तुम देखोगे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पोर्शन, जैसे एज होता है, वर्टेक्स होता है, वर्टिकल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, ब्लर इमेज होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बट जब वर्टेक्स होता है तो वर्टेक्स क्या करता है, जो सिंपल सिंपल लाइन है जो कि बाउंड्री पे तुम्हारा एजेज हो गया, वर्टेक्स हो गया, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब जो चीज़ें हैं ये तुम्हारा वर्टेक्स कैप्चर कर लेता है। और फिर आता है कि और जो हार्ड चीज़ें, जैसे मानो कि किसी इमेज के अंदर किसी का एक पर्सन है खड़ा है, तो उसका फेस है, नाक है, मुंह है, कान है, तो ये सब पहचानेंगे कैसे? तो वहाँ पे आता है कम्प्लेक्स सेल, जो कि वो काम करता है। वो काम कैसे करता है? काम ऐसे रहता है कि तुम्हारा जो सिंपल सेल है, वर्टेक्स हो गया, वो पहले पहचानना शुरू करता है एज कहाँ पे है, वर्टेक्स कहाँ पे है, और वर्टिकल लाइन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, डिस्टॉर्शन कहाँ है, ये सब पहचानने का कोशिश करता है। उसी सब का मान लो कि मल्टीपल ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग या मल्टीपल ऑफ वर्टेक्स, ठीक है, जब कंबाइन होता है तब वो एक धीरे धीरे फॉर्मेशन करता है, और फिर पहचानता है कि भाई वो फेस क्या है। मानो कि जैसे एक मान लो डॉग है, तो डॉग को कैसे पहचानेगा? अगर एग्जांपल के थ्रू समझे, कि पहले वो डॉग का कान लेगा, कान का फिर बाउंड्री देखेगा, लंबाई, कान की लंबाई क्या है, कितने कान है, फिर आँख पे जाएगा, आँख की लंबाई क्या है, कैसा किस शेप का है, उसका फिर साइज क्या है। ठीक है। तो वो सब चीज़ चेक करेगा। फिर और फिर अगर मान लो कि उसके फिर पैर को देखने जाएगा, तो इसी तरीके से वो एक एक चीज़ों को, जो सिंपल सेल होता है एक एक चीज़ों को देखता है। बट कम्प्लेक्स सेल में क्या होता है, उसी को अगर कंबाइन कर दो, और भी चीज़ें होती हैं कम्प्लेक्स सेल में, बायोलॉजिकल में तो उतना डीप नहीं जाते। बट सिंपल यही है कि अगर उस चीज़ों को कंबाइन कर दो, तब हम लोग डिसाइड करते हैं भाई क्या है। हम लोग एक कहानी सुने थे हाथी वाला, कि कोई कुछ पकड़ता है, कोई कुछ पकड़ता है, कोई पैर, कोई पूछ, कोई ट्रंक पकड़ता है। ठीक है। तो उसके बाद डिसाइड होता है, जब सब लोग मिलते हैं तब डिसाइड होता है कि वो हाथी है। उसी तरीके से यहाँ पे कम्प्लेक्स सेल काम करता है हमारा। ठीक है। तो CNN में जब हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं, जब हम ये एजेस की बात कर रहे हैं, वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, ये तुमको कुछ लग रहा होगा कि भाई हम कुछ पैटर्न पहचानने की कोशिश करते हैं। जब हम बोल रहे हैं कि डॉग की फिगर पहचानो कि वो डॉग है या नहीं है CNN मॉडल में, तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि मतलब कुछ पैटर्न मिले, जो हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डॉग का इमेज ऐसा होता है। तो हम उस इमेज को इस इमेज के साथ कंपेयर करते हैं और कुछ पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सिमिलर पैटर्न है या नहीं है। तो हम लोग CNN मॉडल में हमेशा पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, और उसी पैटर्न के बीच में जो जो चीज़ें आती है उसको समझते हैं और फिर सीखते हैं। ठीक है।
अगर इसको अच्छे से समझना है तो देखो एक फिगर बना हुआ है, जैसे मानो कि यहाँ पे है, ठीक। हम लिखते हैं 7, ठीक। अब तुम यहाँ पे देखो, अगर जूम किए हैं, जूम करते हैं, हाँ। यहाँ पे हम 7 लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट गेस में 7 बता रहा है, सेकंड गेस में 3 बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट गेस हम लोग चेक करेंगे, वहाँ पे 7 सही बता रहा है। यहाँ पे तुम लोग देखो 7 को कैसे ये सीख रहा है, ये CNN मॉडल ही है तुम्हारा। ये बाउंड्री पे जा रहा है पहले, इस ये फर्स्ट लेयर है तुम्हारा, ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आउटपुट लेयर है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि हर एक लेयर में हर एक न्यूरॉन अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें सीख रहा है। जैसे यहाँ पे तुम देखोगे बाउंड्री पे लर्न कर रहा है, जहाँ जहाँ लाइट ब्लू है वो उस चीज़ों को सीख रहा है, ठीक है। जहाँ ब्लैक है उस चीज़ों को नहीं सीख रहा है। तो वैसे कोशिश करो, देखो यहाँ पे ये बाउंड्री को, इस बाउंड्री को सीख रहा है, यहाँ पे ये साइड वाला बाउंड्री को सीख रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि CNN मॉडल में जो मेरा न्यूरॉन होता है वो किसी किसी पोर्शन को सीखने का कोशिश करता है, बट ये ANN में नहीं हो रहा होता। ANN में तुम मॉडल पास करो, डेटा पास करो, डेटा सिंपल गया, वो कहीं भी कोशिश नहीं, मानो कि जैसे अभी 7 हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक 7 यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, मानो इस कॉर्नर पे, या एक 7 इस कॉर्नर पे लिखा रहता है, मानो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 7 है, ठीक है। अगर मानो कि ANN मॉडल को हम मिडिल वाले पे ट्रेन किए, तो ANN मॉडल कभी भी ये जो टॉप कॉर्नर पे और बॉटम कॉर्नर पे है उस पे सही आंसर दे ही नहीं सकता है। ANN मॉडल को तुम जिस पे ट्रेन करेगा उसी को रिस्पॉन्स में उसी पे वो सिर्फ काम करता है। बट CNN मॉडल पे अगर तुम कहीं भी कुछ लिख दो, वो हर एक पैटर्न को पहचानने का कोशिश करता है। देखो हम लोग यहाँ पे दो, एक 7 यहाँ इस कॉर्नर पे लिखे थे अभी, एक 7 इस कॉर्नर पे लिखे थे। तो देखो हर एक इमेज में तुमको कहीं ना कहीं ये दिख रहा होगा कुछ कुछ पोर्शन, पर ANN मॉडल में ऐसा नहीं होता। ANN मॉडल में अगर तुम मिडिल सेंटर पे काम किए हो, मॉडल ट्रेन किया हो, तो उसी पे काम करेगा। हाँ, और कॉर्नर पे कुछ पिक्चर है या मानो कि कुछ बैकग्राउंड इमेज है तो उस पर काम नहीं करेगा। बट CNN यहाँ पे इसीलिए आउट परफॉर्म करता है, ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये एक रीजन है, बाकी रीजन आगे देखेंगे। तो इस फिगर में सबको समझ में आ रहा है कि कैसे CNN मॉडल हर एक डिटेल को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं। तो ये चीज़ हो गया कैसे सीख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या था। जो प्रॉब्लम की बात है, जो मैंने बताया था अभी कि जब हम ANN मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है। जैसे इमेज क्या होता है, एक पिक्सल होता है, मतलब पिक्सल मतलब मल्टीपल पिक्सल होता है। एक मैट्रिक्स है, उसमें मल्टीपल पिक्सल है। अगर तुम 3x3 मैट्रिक्स मानो कि इमेज है तो उसमें 9 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो 9 पिक्सल तुम्हारे किस फॉर्मेट में, एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है। बट मानो कि उस 9 एलिमेंट को, 9 आइटम को अगर तुम इस तरीके से कर दो, ऐसे मान लो, सपोज कर लो इस तरीके से, जैसे मान लो ये यहाँ पे 5 आइटम है, जहाँ पे पुलिंग लिखा हुआ वहाँ पे 5 आइटम है। बट इसको जब हम ANN में कन्वर्ट करें, जो ये फुल्ली कनेक्टेड लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, तुम्हारा ANN मॉडल है। तो यहाँ पे देखो CNN मॉडल जो है तुम्हारा, तुम अब पहचान लोगे कि आगे का जो पोर्शन है जहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन लिखा हुआ है, ये कुछ अलग है। बट जहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है वो तुम्हारा कुछ नहीं बट ANN मॉडल ही है। तो ANN मॉडल यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। अगर किसी के साथ कंबाइन कोई चीज़ हो रहा है तो वो चीज़ तो और ज़्यादा पावरफुल ही होगी ना। तो सिंपल सा फंडा, अगर सिंपल समझो तो यही चीज़ है। तो होता क्या है ना, जैसे यहाँ पे पूलिंग में 5 आइटम, ये 5 फिल्टर है एक्चुअली में, ठीक है, या 5 मैट्रिक्स मान लो। जब इसको ये एक लिनियर में फ्लैटन, जो फ्लैटन करने का कोशिश करता है कि मतलब एक लाइन में हम उसको रख दें, ना कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में रखें, जो उसका मान लो कि स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशियल रिलेशनशिप होता है हर एक पिक्सल का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पिक्सल मतलब उसके एडजेसेंट पिक्सल के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो डेटा लॉस कर जाता है। तुम्हें सोचो ना, एक एक मैट्रिक्स में 9 पिक्सल है, वो सभी के साथ एडजेसेंट में कुछ ना कुछ है। बट जब उसको तुम फ्लैटन कर दो, एक लिनियर फॉर्म में कर दो 9 एलिमेंट को, तो वो तो अपना डेटा जो उसका रिलेशनशिप है वो तो लूज करेगा ही ना। उस पिक्चर का जो वैल्यू है वो लूज कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो तुम स्टेटमेंट देखे होगे कि लॉस ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन, ये उसी कारण से होता है कि जब इमेज को तुम कुछ भी चेंज करने की कोशिश करते हो लिनियर में, तो वहाँ पे डेटा लॉस होती है। दूसरी बात, टू मैनी पैरामीटर्स। अगर मान लो सिंपल एक इमेज मानते हैं 32x32, जो कि MNIST का होता है, क्या होता है यहाँ पे,
तो MNIST डेटा सेट जो है तुम्हारा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या इमेज का साइज होता है, इमेज का साइज जो होता है 32x32 होता है। अब तुम देखो इसका टोटल पिक्सल कितना हो जाएगा, 32 × 32 1024, हाँ 1024, इतना पिक्सल्स हो गए तुम्हारे। अगर तुम इसको लीनियर फॉर्म में देखोगे तो कितना पिक्सल होगा, 1024 पिक्सल्स। एक इमेज में इतना है। तो ANN मॉडल में मान लो कि तुम लाखों इमेज पास कर रहे होगे, अगर 1 लाख भी इमेज पास कर रहे होगे, सपोज करो, या मान लो 1000 भी पास कर रहे होगे, तो कितना हो जाएगा, 1024 मल्टीप्लाई बाय 1000। देख लो कितना होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 लाख प्लस। देख लो मतलब 1000 इमेज का कितना पैरामीटर्स निकल, ये अभी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इनपुट पैरामीटर्स है, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे न्यूटन, जो ANN में तुम लोग पढ़े थे कि पैरामीटर्स कितने होते हैं, पिछले क्लास में सबको याद होगा, कैलकुलेशन दिखाया था कि कैसे पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पैरामीटर जो कैलकुलेशन है कि कितना वेट है, कितना बायस है, उसको कैलकुलेट करो, फिर ऐड करो, फिर इनपुट कितना उसको भी ऐड करो। तो मतलब एक सिंपल सा मॉडल में जो हम लोग पिछले क्लास में कैलकुलेट कर रहे थे, 13,000 के आसपास कुछ आया था। बट यहाँ पे तुम्हारा इनपुट ही देखो, मतलब 1,000 इमेज है तो कितना हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा वेट जुड़ेगा, बायस जुड़ेगा, तो मतलब समझ लो कि एक छोटा सा साइज ऑफ इमेज, एक सैंपल ऑफ इमेज के लिए तुम्हारा मॉडल कितना सारा पैरामीटर्स बना रहा है। और उस पैरामीटर्स को, ANN मॉडल को हम लोग जब भी रन करते हैं, देखे होगे तुम लोग, हम लोग CPU पे रन करते हैं। पहली बार CPU तुम्हारा फट जाएगा, CPU बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, उसके पास उतना पावर ही नहीं कि तुमको सही टाइम, मतलब कि तुम चाहते हो कि आधे घंटे 1 घंटे में रिजल्ट आ जाए, वो दे नहीं सकेगा तुमको, ठीक है। दूसरी बात, इतना पैरामीटर दे दिए, कभी ना कभी तुम्हारा जो लैपटॉप होगा, जो तुम्हारा सिस्टम होगा, अगर उतना कैपेबल कॉन्फ़िगरेशन उसके साथ नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो तुम्हारा हैंग कर जाएगा लैपटॉप भी, ठीक है, तुम्हारा डिवाइस। तीसरी बात, उतने पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए अगर तुम GPU लेने जाओगे या फिर CPU भी लेने पर, CPU को तुम्हारे पास एक CPU देगा गूगल के लैब, या फिर अपना लोकल CPU रन कर लो। बट अगर उस पर रन नहीं होगा, जब तुम CPU इंक्रीज करने जाओगे तो तुम्हारा कॉस्ट अलग से लगेगा। तो कहने का मतलब, जब तुम्हारा पैरामीटर बढ़ता है तो बहुत सारा उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेज भी आते हैं, ये भी चीज़ें ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, नो ट्रांसलेशन इनवेरियंस, कि मतलब जब भी हम वो डिवाइड, हाँ, जब भी हम वो लीनियर फॉर्म में कर रहे होते हैं, तो जो हम बता रहे थे कि जो डेटा लॉस होता है, उसी तरीके से ये भी है कि वहाँ पे जो ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होता है वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। फोर्थ आता है नो फीचर हायरार्की, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कि ANN और CNN का बात कर रहे होते हैं, अभी हम बताए थे CNN में कि हम लोग हर एक जो एजेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सभी एजेस, मतलब सभी चीज़ों को हम लोग कैप्चर करने का कोशिश करते हैं, मतलब जितने भी फीचर्स हैं सबको कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। बट ANN में क्या हो रहा था, अगर तुम्हारा कोई चीज़ सेंटर पे है, उसी चीज़ पे वो ट्रेंड हुआ है, तो जो किसी कॉर्नर पे या कॉर्नर पे कुछ भी है, बैकग्राउंड इमेज में कुछ है, तो उस चीज़ों को नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पे जो फीचर हायरार्की है, मतलब जितने भी फीचर है वो अच्छे से नहीं सीखता है, लेता भी नहीं है, ठीक है, कंसिडर में करता भी नहीं है, ऐसा सीन होता है। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम हो गया ANN के साथ। तो इसी सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आता है तुम्हारा मार्केट में CNN, ठीक है। और जब CNN आया गया था, तो जो तुम्हारा ANN पहले से बना हुआ है ऑन टॉप ऑफ, क्योंकि देखो ANN मॉडल तो काम कर ही रहा है ना, तुम्हारा टेक्स्ट के लिए काम कर रहा है, इमेज के लिए भी काम कर रहा है, मतलब सिंपल साइज छोटा होगा पर काम तो कर रहा है। तो उसी के ऑन टॉप ऑफ ANN हम लोग कुछ पोर्शन ऐड किए, क्योंकि मॉडल को सिर्फ देखो, CNN जो हम पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे यूज होगा, जब ANN मॉडल में जब लर्निंग कैपेसिटी आती है, जब हम बैक बैक प्रोपगेशन करते हैं, हाँ, तो उस टाइम पे मतलब वो मॉडल सही से सीखता नहीं है। इस कारण से CNN ऑन टॉप ऑफ ANN आया कि हम उस चीज़ को कैसे और बेहतर सीख सकते हैं और अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। तो CNN वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो CNN क्या क्या ऑन टॉप ऑफ ANN, जो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन है ANN बोला पार्ट, उसके टॉप पे ये फीचर एक्सट्रैक्शन लगा था, क्योंकि ANN के पास कैपेबिलिटी नहीं थी फीचर को एक्सट्रैक्ट करने की, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि CNN इमेज पे ज़्यादा अच्छा काम करता है, वीडियोज पे ज़्यादा अच्छा काम करता है। बट पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इमेज होता क्या है, ठीक है। तो इमेज हम लोग जितना भी पढ़े हैं आज तक या देखे भी होंगे, कि पहले सुनते थे कि ब्लैक एंड वाइट मूवी, और अभी RGB वाली मूवी आ रही है जो एनिमे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दो ही चीज़ सुने हैं आज तक हम लोग। तो जो ब्लैक एंड वाइट मूवी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रे स्केल इमेज, ठीक है। और जो नॉर्मल हम लोग पिक्चर देखते हैं उसको बोलते हैं RGB इमेज। जनरली इसी दो टाइप के इमेज होते हैं। बट
ऐसे भी होते हैं कि जैसे तुम्हारा चेस का देख लो, ब्लैक एंड वाइट होता है, वो होता है बाइनरी इमेज तुम्हारा होता है, ठीक है। और तुम जैसे संचित बताया था मेडिकल इमेजेस, मेडिकल इमेजेस बहुत सारे कलर का होता है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ चैनल होता है। चैनल कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे आरजीबी जब तुम बात करते हो, आरजीबी में तुम्हारा 3 चैनल हो गया। जब भी तुम मानो कि आरजीबी एक इमेज है तुम्हारे पास, तो एक इमेज में 3 मैट्रिक्स होता है। हर एक मैट्रिक्स तुम्हारा रेड का होगा, एक मैट्रिक्स तुम्हारा ग्रीन का होगा, एक मैट्रिक्स तुम्हारा ब्लू का होगा। तो यहाँ पर 3 मैट्रिक्स है तुम्हारा एक इमेज का। वैसे जब तुम इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल में बात करते हो, डॉक्टर ये मेडिकल इमेज में बात करते हो, वहाँ पे तुम्हारा एक इमेज के लिए या तो 10 चैनल हो सकता है, या 12 चैनल हो सकता है, या 50 चैनल हो सकता है, मतलब या फिर 100 चैनल हो सकता है, मतलब मल्टीपल चैनल हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा एडवांस है, इसलिए सी एन एन यहाँ पे भी अच्छे से काम करता है मेडिकल इमेजेस पे, बट फेल कर जाता है। इसीलिए हम लोग मेडिकल इमेजेस में, मेडिकल सिनारियो में बहुत ही अच्छे से हाई एक्यूरेसी के साथ सी एन एन मॉडल या वी जी जी मॉडल, या फिर अभी भी जो तुम्हारा मॉडल आया है विजन मॉडल, वो एक्यूरेसी है या नहीं है तभी हम चेक करते हैं, नहीं तो लगाते भी नहीं, क्योंकि 100 ऑफ चैनल को चेक करना एक इमेज के लिए, और फिर समझ लो अगर सैंपल ऑफ इमेजेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर कितना उसको कंपटीशन करना पड़ेगा उस मॉडल को। तो ये इसलिए मेडिकल इमेजेस में हम लोग सी एन एन यूज होता है, पर उतना अच्छे से यूज नहीं करते हैं लोग, अभी भी डरते हैं, ठीक है। तो बात आती है फिर और कौन कौन से इमेज होते हैं। आर जी पी ये हो गया, तो इसमें कितने चैनल होते हैं, 4 चैनल होते हैं इसमें, ठीक है। जो लास्ट वाला पार्ट है अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा बोलते हैं, ये क्या करता है, सिर्फ ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। इसमें भी होगा तुम्हारा 3 ही मैट्रिक्स। आरजीबी में जैसे तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स है, वैसे ही आरजीबी ए में भी तुम्हारा 3 मैट्रिक्स ही होंगे। बट उसमें ये ए जो है, मानो कि आर वाला, आर रेड और जी ग्रीन और बी ब्लू, उसमें कौन कितना ट्रांसपेरेंसी है, कितना ओपेक है, वो शो कर रहा होता है, बस इतना सा काम है। ग्रे स्केल तुम लोग को पता है कि इंटेंसिटी शो करता है 0 से 255 के बीच में। अगर वो 0 के साइड है तो ब्लैक शो करेगा, अगर 255 के साइड है तो वो वाइट शो करेगा। अब बीच में कहीं भी मूव करेगा तो वो अपना जो ग्रे प्रॉपर्टी है उसको शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इस ग्रे स्केल इमेज में, इस बॉटम कॉर्नर पे तुम्हारा वाइट है बिल्कुल, टॉप कॉर्नर पे तुम्हारा ब्लैक है, और बीच में थोड़ा ग्रे है, और ग्रे भी बहुत सारे टाइप का है, तो वो उसका हर एक का वैल्यू का 0 से 255 के बीच में लाई कर रहा होगा। जब इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स इमेज की बात करते हैं, ये एक अलग डिफरेंट टाइप का इमेज है, बहुत ही कम होता है। इसमें क्या करते हैं कि ऐसा मानो कि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स होता है, अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं, ऐसा जैसे आरजीबी में 3 है ना, वो तीनों साथ होते हैं, फिर भी इसमें अलग अलग होता है। ऐसा होता है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो वैल्यू है वो शो करेगा दूसरे मैट्रिक्स का इंडेक्स। जैसे एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है, तो जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है, मान लो कि उसमें 3 रो है और 3 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो रो नंबर 0 रो 1 रो 2, ये जो रो 0 रो 1 रो 2 बोल रहे हैं, मान लो ये तुम्हारा इंडेक्स है। इस इंडेक्स को हम स्टोर करने के लिए एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, तो और वो इंडेक्स हम यहाँ पे सेव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है, इसलिए हमें ये इंडेक्स ये कैसे काम करता है ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, हम भी नहीं कभी पढ़े इस चीज़ को, कि भाई यूज नहीं होता, कहीं पे भी यूज नहीं होता। जहाँ पे भी यूज देखोगे तुम ग्रे स्केल हो गया, बाइनरी बाइनरी बहुत कम है, मल्टी स्पेक्ट्रल है, आरजीबी, ये 3 टाइप का इमेज होते हैं। पर मार्केट में हम लोग जो भी यूज करते हैं ग्रे स्केल और आरजीबी यूज करते हैं। बट इंडेक्स क्या होता है वो समझ में आ गया होगा कि 2 मैट्रिक्स है, बट जो सेकंड मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो हम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में सेव करते हैं, बस उसको रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इमेज पढ़ लिए, अगर इमेज का एक इमेज का कुछ कोडिंग होगा, ठीक है, एक सेकंड। इसको तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बता रहा था मैं भी कि ग्रे स्केल का, जैसे ये फिगर देखो, ये फिगर क्या है, ये 1 2 3 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो उसका साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, 3 इंटू 3 हो गया। आरजीबी का देखो ये कितना है, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे देखना तुम, यहाँ पे जो हम शेप कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक इमेज का, ये क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका शेप क्या आना चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सही है। बट एक लास्ट में ये 3 क्या शो कर रहा है, क्वेश्चन ये है मेरा, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम देखोगे ये भी तुम्हारा क्या है, 2 इंटू 2, बट यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2, बट ये एक लास्ट में 4 शो कर रहा है, कुछ मतलब लास्ट में कोई एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लास्ट में कुछ नहीं है, बट इन सब में लास्ट में क्यों आ रहा है, मेरा क्वेश्चन ये है। अगर किसी को समझ में आ रहा है कि लास्ट में क्या है तो बता सकते हो क्या? इंटेंसिटी में भी नहीं,
अभी बताया था मैंने, सोचो क्या। कौन प्रेजेंट है सी चीज उसमें भैया? करा के क्या? चैनल्स प्रेजेंट है जो। अच्छा, किसने बताया? शुभांग? हाँ। ओके, सही है सही है। जिसने भी बताया सही बताया कि देखो, अभी मैंने पहले बताया था कि चैनल होता है। तो जैसे ये तुम्हारा ग्रे स्केल क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो गया, तो उसमें चैनल क्या होता है, चैनल वन होता है। तो वन को हम कभी डिफॉल्ट वैल्यू वन ही होता है हमेशा, इसलिए हम लिखते नहीं है। ठीक है, ठीक है। आरजीबी इमेजेस में कितने चैनल होते हैं? 3 चैनल होते हैं। जो लास्ट वैल्यू जो भी जहाँ पे भी लिखा है वो उतने नंबर ऑफ चैनल होते हैं। ठीक है, तो 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। और कितने चैनल है? 3 चैनल है। 3 चैनल कौन कौन सी है? आरजीबी होगी। यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है तुम्हारा, कितने चैनल हो गए? RGBA हो गया। ए क्या है तुम्हारा? अल्फा। अल्फा क्या है? ट्रांसपेरेंसी होगी। बाइनरी इमेजेस क्या होते हैं? या तो जीरो होगा या तो 255 होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। जैसे ग्रे स्केल में बीच में वैल्यू एग्जिस्ट करती है 0 से 255 के बीच में, बट बाइनरी में सिर्फ जीरो होगा या तो 255 होगा। तो यहाँ पे भी कितने चैनल हो गए? वन हो गए, इसलिए लिखा नहीं है। इंडेक्स में क्या होगा? 2 × 3, इसमें होता ही नहीं है चैनल। यहाँ पे आप इंडेक्स अगर पैलेट ऐड करते हैं, ये कैसे होता है ये मुझको भी नहीं पता है, बट बताया ना, रियल इमेज है, बहुत कम होते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल का बात कर लो, तो जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ, तो ये कुछ भी हो सकता है। 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है। ये डिपेंड्स करेगा तुम्हारा। तो ये मेडिकल इमेजेस बहुत टफ होता है, इसलिए उसको पहले स्कैन 3-4 बार स्कैन करते हैं। एक नॉर्मल स्कैन करते हैं, फिर एक्सरे निकालते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, तब जाके वो कंक्लूड करते हैं भाई ये हार्ट डिजीज है या फिर क्या है, या फिर जॉन्डिस है या फिर क्या है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ लेयर से पास होता है इसी कारण से। तो ये तुम्हारा हो गया चैनल। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ हो गई। हम लोग इमेजेस कवर कर लिए, इतना समझ में आ गया होगा इमेजेस क्या होता है सब कुछ। जब भी अब हम आगे बात करेंगे नंबर ऑफ चैनल की, तो इस बात का ध्यान रखना कि हम कौन सा इमेज किस इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे बोलेंगे नंबर ऑफ चैनल वन, तो तुमको ये दिमाग में आना चाहिए कि वो ग्रे स्केल इमेज है। नंबर ऑफ चैनल थ्री तो वो RGB इमेज है। ये इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं CNN आर्किटेक्चर पे आते हैं। ठीक है, तो तो CNN आर्किटेक्चर में ये 5 चीज़ें होती है जो कि अभी तुम लोग देखे होगे। कौन कौन से? एक तो इनपुट हो गया, इनपुट तो हटा ही दो पहले। कन्वोल्यूशन हो गया, पूलिंग हो गया। एक तुम्हारा ANN मॉडल हो गया। ANN मॉडल में क्या होते हैं? फुल्ली कनेक्टेड लेयर हो गया तुम्हारा, और आउटपुट हो गया। ठीक, तो उसी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ एक एक्टिवेशन लेयर। हाँ, एक्टिवेशन जैसे कि ANN मॉडल में तुम देखे होगे कि हर एक हिडन लेयर के बीच में हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास मेरा डेटा जाता है, मतलब कुछ भी न्यूरॉन पास करता है, तब पास करने से जस्ट पहले हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन उस पर लगाते हैं। ये सभी को पता होगा। और क्यों लगाते हैं, क्या रीजन क्या है, ये सबको पता होगा, क्योंकि पिछले क्लास में कवर किए थे। क्योंकि जैसे सिंपल अगर वो डेटा पास होगा, तो उसका जो वैल्यू है वो मॉडल को लर्न नहीं कर पाएगा, कम्प्लेक्स डेटा लर्न नहीं कर पाएगा। जो तुम पास किए हो सिर्फ उसी को सीख पाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम तुम अगर टेस्ट डेटा कुछ देते हो तो वहाँ फेल कर जाएगा, या फिर ओवर फिटिंग होगा या फिर अंडर फिटिंग होगा। ऐसा इशू हो जाएगा तुम्हारे पास। इसलिए ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग ये सब इशू नहीं आए, हम लोग इसीलिए कम्प्लेक्स फंक्शन यूज करते हैं। जैसे तुम्हारा रेलो हो गया जो अभी लोमस बता रहा था, तुम्हारा सॉफ्ट मैक्स हो गया, तुम्हारा सिग्माइड फंक्शन हो गया, तुम्हारा 10H हो गया। तो ये सब एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो अब ये सब पांचों लेयर क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तुम्हारा 3 लेयर है, जिसे आउटपुट लेयर कुछ नहीं होता, तुम लोगों को पता है। जो लास्ट लेयर पे आउटपुट शो करेगा उसको आउटपुट लेयर बोलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। कन्वोल्यूशन लेयर क्या होता है तुम्हारा, कूलिंग लेयर्स क्या होते हैं, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स क्या होते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्टिवेशन तुमको पता है, आउटपुट कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले कॉन्वोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि तुम लोग ये कॉलेज के टाइम पे सेकेंड या फर्स्ट ईयर में ही हम लगता है पढ़ा होगा तुम लोग, मैथमेटिक्स में। हाँ, ठीक है। ये जो पहले डिफिनेशन बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बाय ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो तुम साइन देख रहे हो ये बीच में, ये साइन कुछ नहीं है, ये कॉन्वोल्यूशन का साइन है। ठीक है, यहाँ पे एक देख रहे हो एक फिल्टर लगा हुआ है भैया, एक इनपुट इमेजेज है। तो ये रिजल्ट में एक्टिवेशन मैप लिख के आ रहा है। ये सब क्या क्या चल रहा है, क्या है। ठीक है, देखो, तो पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, ये कैलकुलेशन करके आ क्या रहा है। नाम पे नहीं जाते हैं पहले। ठीक,
तो मान लो ये तुम्हारा मैट्रिक्स है 5 बाय 5 का, हम उस पर एक और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और जो तुम्हारा इसका वैल्यू ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और रिजल्ट में कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसका वैल्यू ऐसा क्यों है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो इस मैट्रिक्स को हम ऐसा समझो, एक दिखाते हैं इमेज कहाँ पे है। हाँ, ऐसे समझो, जैसे ये अभी तुम देख रहे हो ये फिगर, ये तुम्हारा जो ऊपर वाला ग्रीन इमेजेज है, हाँ ये ग्रीन मैट्रिक्स है, ये इस ब्लू वाले मैट्रिक्स पे कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये तुम देखना। तो मतलब हर एक बार, हर एक कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, टॉप कॉर्नर से स्टार्ट हुआ, और साइड बाय साइड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, मान लो कि इस पिक्चर को, जो फिल्टर तुम्हारा पिक्चर मैट्रिक्स है, इस पिक्चर को उठा के तुम यहाँ पे रख दिए जहाँ पे ब्लू कलर का बाउंड्री दिया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पे तुम रख दिया, तुम इसको मल्टीप्लाई करो, हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। जैसे 7 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 7 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 0 को, मतलब फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन होगा, सेकंड रो से मल्टीप्लाई होगा, थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, और 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया, 7 माइनस 3 4। ऐसे करके तुम जब कैलकुलेट करोगे, सबका वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो 4, ठीक है। जब ये तुम मल्टीप्लाई करोगे, जब पूरा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम एक बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किए, इस इमेज को फिर क्या सेकंड बार कहाँ पे जाएगा, 2 3 3 पे जाएगा, फिर 5 3 8 पे जाएगा, फिर 3 2 8 पे जाएगा। थर्ड टाइम कहाँ पे जाएगा, थर्ड टाइम मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 3 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 4 से मल्टीप्लाई होगा। फोर्थ टाइम कहाँ पे जाएगा, 4 5 3 3 3 2 2 8 7, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन चलती रहेगी। जब ये सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो सभी का समेशन निकाल के लास्ट में जो मैट्रिक्स बनता है वो ये बनेगा। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करके देख सकते हो तुम लोग। एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखा सकते हैं इसमें, यहाँ पे है क्या, एक सिंपल सा नहीं है, तो मतलब तुम मल्टीप्लाई करके इसको देख सकते हो, यही होगा, ठीक है। तो अगर तुम अभी रुको, कहीं पे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, तो यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि मैं अभी कर नहीं सकता स्क्रीन पे, तो पता नहीं कैसे करेंगे। तो समझ में आ गया ना कि फिल्टर को हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं इनपुट इमेजेस के ऊपर में। इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे, क्योंकि ये CNN का ये कोर है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाएगी इजीली। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे कुछ, आ आ गया। ठीक है। हाँ, तो इस फिल्टर को तुम एक एक बार करके मूव कर लेना, और जो भी वैल्यू आएगा उसको लास्ट में ऐड कर लेना, तुम्हारा ये एक्टिवेशन मैप मिल जाएगा। अब नाम पे आते हैं कि इस एक्टिवेशन मैप को हम लोग बोलते हैं फीचर मैप भी बोलते हैं, ठीक है। फीचर मैप या एक्टिवेशन मैप इसलिए बोलते हैं, तुम समझ गया होगा कि इस इमेज से हम लोग जो फिल्टर इस पर रन कर रहे हैं, हम लोग, तुम यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, इस फिल्टर को हम लोग इस टॉप कॉर्नर से स्टार्ट किए और बॉटम कॉर्नर पे जाने का कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब, जब जिस टाइम मैं बता रहा था कि 7 को एक बार सेंटर पे लिखा था, एक बार कॉर्नर, टॉप कॉर्नर पे, एक बॉटम कॉर्नर पे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि CNN मॉडल जो होता है, हर एक कॉर्नर पे क्या क्या चीज़ें हैं, सभी चीज़ों को कैप्चर करने का कोशिश करता है। अब कोशिश कैसे करता है, कैसे सीखता है, ये फिल्टर की हेल्प से करता है। एक फिल्टर लिया, उसको टॉप कॉर्नर से स्टार्ट किया, कॉर्नर से स्टार्ट किया, और लेयर बाय लेयर उस पर अपना कैलकुलेशन करते रहता है। कैलकुलेशन करके जो फीचर वो गैदर करता है, उसका एक अलग से मैट्रिक्स बनाता है। क्योंकि इमेज कुछ नहीं होता, इमेज तुम्हारा होता है मैट्रिक्स ही होता है। जब तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया तो तुम्हारा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये फिल्टर हम इनपुट इमेजेस पे जब मूव कर रहे हैं, जो लास्ट में मैट्रिक्स रिजल्ट में आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फीचर मैप। क्योंकि ये बड़ा सा जो 5x5 का जो इमेज है, इसको तुम एक छोटा सा इमेज में बना दिया। मतलब कहने का मतलब सिंपल इतना है, इसमें जो जो फीचर मान लो कि जिस फीचर की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, या जिस फीचर की वैल्यू ज़्यादा थी, उसको लगा कि भाई इस फिल्टर के लिए, देखो ये हमारे पास पावर है कि फिल्टर हम क्या यूज कर रहे हैं, इस फिल्टर में वैल्यू क्या है, ये भी हमारे पास पावर है, ठीक है। तो इसलिए CNN मॉडल में ये डायनेमिक चीज़ है, इस पे बहुत ज़्यादा खेल डिपेंड करता है। क्योंकि तुम ये चीज़ देखोगे, जब 1 1 1 और -1 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन को ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ख़त्म करने की कोशिश कर, इसका मतलब यही होता है।
मानो कि तुम सभी फिल्टर का जो मैट्रिक्स है उसमें तुम जीरो लिख दिए, तो तुम्हारा कुछ आएगा आएगा ही नहीं, मतलब कि तुम कुछ लेना ही नहीं चाह रहे। जब तुम किसी एक पोर्शन पे तुम जीरो डाल रहे हो, कहने का मतलब तुम उस पोर्शन पे जो भी वैल्यू आएगी इमेज की, और जब तुम इसको ऊपर रन कर रहे हो, तुम उस लेयर को वहाँ पे से उसकी फीचर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहने का मतलब यही है, फ़िल्टर तुम क्या चूज़ करोगे ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास पावर है। उसके अंदर क्या वैल्यू होगा वो भी तुम्हारे पास पावर है। बट तुम इमेज को देख के डिसाइड करोगे कि भाई हम फ़िल्टर को कैसा रखें और क्या क्या वैल्यू रखना है, तभी तुमको समझ में आएगा। तुम ऐसे नहीं आंख बंद की और कोई भी वैल्यू मार दिए फ़िल्टर का, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। जब एएनएन मॉडल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लर्निंग रेट, इसी तरीके से डिस्कस कर रहे थे कि तुम रैंडम वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकता, वहाँ पे तुमको डिसाइड करना करेगा, बार बार इपॉक्स रन करके चेक करना पड़ेगा भाई लर्निंग रेट ऑप्टिमम वैल्यू कौन सी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी तुमको फ़िल्टर चेक करना पड़ेगा, एक फ़िल्टर से काम नहीं चलेगा, तो उसको तुमको मल्टीपल फ़िल्टर रन करके देखना पड़ेगा कि भाई इस इमेज के लिए, इस सिंपल ऑफ इमेजेस के लिए, जैसे मान लो कि बहुत सारा डेटा सेट है, CFAR 10, CFAR 100, MNIST डेटा सेट, तो बहुत सारे डेटा सेट है, तो किस डेटा सेट के लिए कौन सा फिल्टर काम करेगा ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये अच्छा खासा रिसर्च वाला काम है, ठीक है। मोस्टली लोग मार्केट में, मतलब हम लोग टैग में 3 × 3 का फिल्टर हमेशा यूज करते हैं। तब ये जो फिल्टर यूज कर रहे होते तो इस फिल्टर में वैल्यू क्या है, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहा है, किसको ख़त्म करना चाह रहा है, वैसे करके हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से जो फीचर, तो हम जब मल्टीप्लिकेशन किए जो कुछ वैल्यू आया तो वो कुछ नहीं है, बस उस इमेज से कुछ कुछ पोर्शन हम निकाल के एक नया मैट्रिक्स बना दिए, उसको हम लोग ने बोल रहे हैं फीचर में। और ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि मानो कि जैसे पिछला एग्जांपल लिए थे हम लोग जिसमें 1000 इमेजेस था, जो यहाँ पे एग्जांपल लिए थे हम लोग कि 1000 इमेज था, तो 1000 इमेज में 10 कितना पिक्सल हो गया, मतलब एक इमेज में 1024 पिक्सल है, तो समझ लो कितना पिक्सल हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं हो, हम लोग शुरुआत से ही कोशिश करने का ये, शुरुआत से ही हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि इमेज को डाउन साइज करने का कोशिश करते हैं। तो डाउन साइज ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पे भी डाउन साइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग फीचर मैप लिए। फिर ये जो फीचर मैप, ये जो एक्टिवेशन मैप आया है मेरा, ये जो फीचर मैप आया है, जैसे हम लोग एएनएन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डेटा पास करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते थे, तो जो एक्टिवेशन फंक्शन के बाद जो वैल्यू आती थी वो हम उस न्यूरॉन को देते थे। उसी तरीके से एक कॉन्वो लेयर से, कॉन्वो 1 लेयर से एक दूसरे कॉन्वो लेयर नंबर 2 पे जाने के लिए हम बीच में फीचर मैप का यूज करते हैं। वो फीचर मैप ही हम लोग पास कर रहे होते हैं। ये बात समझिए, फीचर मैप क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे फीचर मैप कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मानो ये जो कॉन्वो लेयर 1 है, मानो ऐसा ही और भी लेयर हो, कहीं पे दिखाते हैं, कहीं पे है क्या, जैसे मान लो यहाँ पे हाँ, देखो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन लेयर 1 है, यहाँ पे लेयर नंबर 2 है, यहाँ पे लेयर नंबर 3 है, यहाँ पे लेयर नंबर 4 है। एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाने के लिए, ये बात ध्यान से सुनना, एक लेयर पे दूसरे लेयर पे जाने के लिए हम लोग जो बीच में पास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन मैप, फीचर मैप, पूलिंग मैप, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम कुछ अलग अलग है, पर हम लोग एक मैट्रिक्स पास कर रहे होते हैं। तो जब रेलू से पास होकर जाता है तो उसको हम लोग इसलिए वर्ड दे दिए एक्टिवेशन मैप। तो अगर तुम फीचर के ये फीचर को लेकर कंसिडर करेगा तो उसको बोलते हैं फीचर मैप। तो बात ये है, ये समझ में आ गया होगा फीचर मैप कहते हैं किसको लिए, किसको है और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इस मॉडल में और कैसे पास होता है। चलो अब इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि फीचर मैप समझ में आ गया, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन मैट्रिक्स काम कैसे करती है, ऑपरेटर काम कैसे करता है, कैलकुलेशन होता है कैसे, वो सब चीज़ समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखते हैं थोड़ा कि भाई CNN मॉडल में डेटा पास होती कैसे है, ये बताओ भैया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट किए हैं अभी, ये क्या है, ये स्कूल बस है, ठीक है। अब देखो इसको हम या किसी और को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। मानो स्कूल बस को हम सिलेक्ट किए दोबारा। अब देखो यहाँ पे स्कूल बस बहुत सारे इमेजेस है, एक तुम्हारा ब्लू कलर का इमेज है, एक तुम्हारा ग्रीन कलर का इमेज है, एक तुम्हारा रेड चैनल है, मतलब नहीं, ये एक इमेज है उसका 3 चैनल है। ये इमेजेज क्या है तुम्हारा, RGB इमेजेज है, तो देखो यहाँ पे 3 चैनल हो गया ना। इस बात को तुम लोग ध्यान से देखना, है तुम्हारा एक इमेजेज, पर उसको कितना चैनल में डिवाइड किया, RGB में, एक इमेज को 3 में डिवाइड कर दिया, ये तुम्हारा इनपुट हो गया है, एक इमेज का इनपुट। जब यहाँ पे एक लेयर से पास हो रहा है, अब यहाँ पे तुम देखना अच्छे से, इसको जूम करते हैं, हाँ ठीक है, इसको देखना, इस इमेज को यहाँ से देखना, ये पहले पूरा बाउंड्री, ये इमेज का एक मान लो कि एक एक्सरे रिपोर्ट निकाल लिया, मतलब पूरा जो है हम पेंसिल से ड्राइंग करके निकाल लिया। बट जब तुम उसी जगह पे लेयर 2 पे जाओगे, जब लेयर 2 पे तुम देखोगे
यहाँ पे तुमको दिख रहा है फिर भी भाई, यहाँ पे गाड़ी की चक्का है, ये गाड़ी का मॉडल है, गाड़ी का ये कवर है, बॉडी कवर है, ठीक है। पर इस पिक्चर में तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, इस पिक्चर में सिर्फ तुमको इतना दिख रहा है, साइड साइड पे कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है, जहाँ पे ब्लू ब्लू है वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीके से तो कहने का मतलब यही मतलब है कि हर एक लेयर पे जो कॉन्वो लेयर होता है मेरा, जैसे ANN मॉडल में तुम्हारा न्यूरॉन कब सीखता है, न्यूरॉन कब सीखता है, जब तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे वो अपना वेट और बायस चेंज कर रहा होता है। उसी तरीके से CNN मॉडल में हर एक लेयर पे जो चीज़ होते हैं कॉन्वो लेयर होता है, उसी में तुम्हारा लर्निंग कैपेसिटी होती है, वही हमारा हमेशा चेंज होते रहता है। और हर एक लेयर का हर एक न्यूरॉन भी, ईच न्यूरॉन ऑन एवरी लेयर, ठीक है, हर एक अलग अलग तरीके से सीखने का कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मान लो कि कोई कॉर्नर पे सीख रहा है, कोई एज पे सीख रहा है, कोई वर्टिकल लाइन सीख रहा है, कोई चक्के को सीख रहा है, कोई स्क्रीन को सीख रहा है, कोई बॉडी कवर को सीख रहा है, तो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो रही है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब अब ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, यहाँ से जब ये सब कुछ पास हो रहा है तो देखो लास्ट में क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, स्कूल बस प्रेडिक्ट कर रहा है, सही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नीचे, थोड़ा आते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एक कॉफ़ी कप ले लिया है, ठीक है। तो कॉफ़ी कप का क्या हुआ, ये रेड इमेजेस हो गया, ये तुम्हारा ग्रीन हो गया, ये तुम्हारा ब्लू हो गया, ठीक है, RGB इमेजेस हो गया। देखो मान लो इस तीनों से एक एक चीज़ निकाला, अब तुम यहाँ पे देखना एक गौर से, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बताना इस चीज़ को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये जो नया फीचर मैप बना रहा है, ये फीचर मैप बन रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है तुम देखना। ये जो एक छोटा सा, कहाँ गया भाई, रुक जाओ, पाउज नहीं हो, ये एक छोटा सा देखो, ये एक छोटा सा फिल्टर जो ये रन कर रहा है, इस पूरे इमेज पे रन कर रहा है, जो मैंने बताया था अभी। जो कन्वोल्यूशन ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है, एक फिल्टर लेते हैं, उस इनपुट इमेज के ऊपर लेयर बाय लेयर, मतलब पिक्सल बाय पिक्सल रन करने का कोशिश करते हैं और एक नया फीचर मैप बनाने की कोशिश करते हैं। तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार अच्छे से देख लो गौर से, ये जो तुम्हारा कर्नल है, कर्नल को ही हम लोग बोलते हैं फिल्टर भी। देखो ये रन हो रहा होगा, दिख रहा है सभी को, है ना, बता दो भैया, मैं जूम कर देता हूँ, नहीं दिख रहा था। हाँ भैया। जो ये फिल्टर तुम्हारा उस पूरे इनपुट इमेजेस पे रन होता है और नया फीचर मैप बनाने की कोशिश करता है। तो मान लो यहाँ पे RGB इमेजेस है, तो ये R से तुम्हारा फीचर मैप बन गया, G से तुम्हारा फीचर मैप बन गया, यहाँ ब्लू से तुम्हारा फीचर मैप बन गया। इस तीनों फीचर मैप को लेके फिर हम लोग कैलकुलेशन किए और लास्ट में हम सेकेंड लेयर को पास कर दिए। अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि सेकेंड लेयर के पास कैसे न्यूरल डेटा पास हो रही है। ये जो इनपुट इमेज है, ये पहला कॉन्वोल्यूशन अपना सीखा, फिर फीचर मैप बनाया, फिर उस पर जो भी कैलकुलेशन करना था, बायस एक्टिवेशन फंक्शन जो भी लगाना था, यहाँ पे हम वो सब लगा चुके, ठीक है, बायस की जगह पे। और इसके बाद हम सेकेंड लेयर को अपना जो डेटा है, जो न्यूरॉन है, वो पास कर दिए। क्लियर यहाँ तक सभी को? बता दो यहाँ तक क्लियर नहीं तो रुक जाएंगे थोड़ा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रही तो बता दो। नहीं भैया, डाउट तो नहीं है, बट बस बेसिकली यही है कि इनपुट इमेज है, उस पे ऊपर एक फिल्टर लगता है और फिर वो अलग अलग लेयर वो इमेज को स्प्लिट करता है। इमेज को स्प्लिट नहीं करता, हर एक हाँ हाँ। इनपुट इमेज की अलग अलग लेयर्स बनाता है अकॉर्डिंग टू वो अपना चैनल के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अलग अलग लेयर नहीं बनाता है, वो फीचर मैप बनाने की कोशिश करता है। लेयर मत बोलना, यहाँ पे सब फीचर मैप बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। ऐसा क्यों करता है, रीज़न तुमको पता है साफ साफ, कि हर एक इमेजेस पे कोई भी पोर्शन छूटना नहीं चाहिए, हर एक पोर्शन को कवर करने के लिए, कोई भी, क्योंकि किसी भी पोर्शन पे कुछ भी हो सकता है। तो हर एक चीज़ को कैप्चर करने के लिए ये टॉप कॉर्नर से लेकर बॉटम कॉर्नर तक रन करता है, और वो भी कैसे रन करता है, पिक्सल बाय पिक्सल रन करता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा ऑपरेशन था, ये तो नॉर्मल ऑपरेशन, हाँ, ये तुम्हारा ऑपरेशन जो है, ये ग्रे स्केल का एक तुम्हारा इनपुट इमेज है। यहाँ पे देखो मल्टीपल फिल्टर लिए हुए हैं, ठीक है, वही हम तुमको बता रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में पावर है, इसलिए बोलते हैं कि जब हम मॉडल बनाते हैं, अगर तुम बनाया बनाया मॉडल यूज कर रहा है, प्री ट्रेंड मॉडल यूज कर रहा है, तब तो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा भाई कैसे कुछ हुआ। जैसे मान लो कि अभी तुम लोग यूज कर रहे हो, बहुत सारा AI एप्लीकेशन बनाए होंगे, जैसे पिछले क्लास में ही राहिल हो गया, लोमस हो गया, संचित भी,
तुम लोग ईमेल क्लासीफायर बनाए थे। जब तुम लोग प्री ट्रेंड मॉडल यूज करोगे, प्री ट्रेंड एलएलएम यूज करोगे, तुमको हवा भी नहीं लगेगा भाई क्या चीज़ हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। बट जब तुम मॉडल बनाने बैठोगे, जब तब तुम्हारा फटेगा भाई कि हम लोग कितना फ़िल्टर रखें, कितना वैल्यू रखें, वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्लैटन कैसे करना है, पूलिंग क्या होता है, वहाँ पे दिमाग लगता है, ठीक है। जब तुम प्री ट्रेंड मॉडल बना रहे हो तो यूज कर रहे हो तो सिर्फ तुमको ये ध्यान रहता है कि हमको एप्लीकेशन बनाना है जो कस्टमर के लिए, और कस्टमर को हम क्या क्या फीचर देना चाहते हैं उसके हिसाब से तुम अपना काम करता है बैकएंड में। इसलिए तुम लोग अभी एआई पे काम नहीं किए, अभी तुम लोग बैकएंड पे काम किए, ऐसा बोलोगे, ठीक है। जब एआई पे काम करोगे तो तुमको, जब तुम डीप लर्निंग पे काम करोगे स्पेसिफिक या एमएल पे काम करोगे तो तुमको ये बात समझ में आएगी ये फ़िल्टर चूज करना हार्ड क्यों होता है, वैल्यू रखना हार्ड क्यों होता है। अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल फ़िल्टर हो गया, यहाँ पे दो फ़िल्टर है, तो ये भी क्लियर नहीं है कि यहाँ पे दो फ़िल्टर होना चाहिए कि तीन फ़िल्टर सही सही से काम करेगा या फिर चार फ़िल्टर रखना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये सब चीज़ रिसर्च वाला काम है। तो यहाँ पे अभी दो फ़िल्टर एग्जाम्पल लीजिए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन को वो दिखाने के लिए। यहाँ पे तो वहाँ कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा ऑपरेशन चल रहा है, तो इस फिल्टर को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मान लो कि ये तुम्हारा जो पहला मैट्रिक्स है वो रिजल्ट आया 2 3 2 2, ये पहला रिजल्ट आया। फिर इस फिल्टर को इस पर रन किए तो जो तुम्हारा पीछे वाला मैट्रिक्स है वो आया। तो इसका साइज़ क्या हो गया, 2 × 2 का तुम्हारा मैट्रिक्स है, कितना चैनल हो गया इसमें, दो चैनल हो गया, इसमें लास्ट में जो भी लिखा रहेगा वो नंबर ऑफ चैनल होगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब वैसे आरजीबी इमेज का डिस्कशन कर लो, तो आरजीबी में क्या होगा, अगर तुम्हारा आरजीबी का 3 चैनल होता है तो तुम्हारा फिल्टर का भी 3 चैनल होना ही चाहिए, ये तो कंपल्सरी है। तो यहाँ पे 2 फिल्टर है, बट दोनों फिल्टर पे क्या क्या है, हर एक फिल्टर का 3 3 चैनल अब खुद का है। तो हर एक चैनल मतलब हर एक फिल्टर का एक चैनल वो आर से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड फिल्टर वो जी से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड फिल्टर वो ब्लू से मल्टीप्लाई होगा। वैसे करके कैलकुलेशन निकला तो फिर इसमें भी 2 × 2 का फीचर मैप बना, और एक इस फिल्टर के लिए बन गया, तो उसका इसका भी क्या साइज होगा, 2 × 2 का फीचर मैप हो गया, और नंबर ऑफ चैनल कितने, नंबर ऑफ चैनल 2 है। तो ये डिफरेंस बता रहा है, मतलब ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि अ, भैया अगर हम रन करके देखें, मतलब ये जो फ़िल्टर है, ये जो फ़िल्टर है या फिर ये जो फ़िल्टर है, ये हम इसको पूरा पूरा रन करके देखें और ये चीज़ें आ गई। अगर इसको हमको सीधे कैलकुलेट करना है कि हम इतना रन करना नहीं चाहते हैं, हम सीधे किसी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि ये 3 × 3 का फ़िल्टर है, 5 × 5 का इनपुट इमेज है, तो आउटपुट में जो मैट्रिक्स है उसका साइज़ क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन करना है हम लोगों को अभी। क्वेश्चन समझ गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तुम्हारा इनपुट्स इमेज का तुम्हारा शेप दिया हुआ है, फिल्टर का तुम्हारा शेप दिया हुआ है, तुमको बताना है फीचर मैप का शेप क्या होगा डायरेक्टली, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ वो बता देता हूँ। ये तुम्हारा लिखा हुआ है विड्थ ऑफ इनपुट इमेज या इनपुट चैनल, ठीक, माइनस फिल्टर का जो शेप है, प्लस 2p, p मतलब पैडिंग होता है, एस मतलब क्या होता है, स्ट्रैड होता है, जो अमन बताया था सब कुछ, +1, ठीक है। तो इससे तुम्हारा ये से क्या होगा, तुम्हारा विड्थ ऑफ फीचर मैप निकल जाएगा, हाइट ऑफ फीचर मैप निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेशन मैप लिखा हुआ है, तो वो तुम हमें दिमाग में क्लियर रखना कि एक्टिवेशन मैप, फीचर मैप, पूलिंग मैप सब एक चीज़ होता है, ठीक है। तो एक इमेज का डायमेंशन क्या होता है, ये विड्थ इंटू हाइट होता है, तो वही लिखा हुआ है। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ पे, इससे शुरू करते हैं, ठीक। इसका क्या है, 5 × 5, हाँ 5 × 5, इसका क्या है 3 × 3, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 - 3 2। पैडिंग क्या है, पैडिंग यहाँ पे तुम्हारा 0 है। 0 हम पैडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम इस फिल्टर को हर एक पोजीशन से रन कर रहे हैं। मानो कि दिखाते हैं कैसे, क्या हो समझोगे। पैडिंग तुम ऐसे सीएसएस में तुम लोग पैडिंग पढ़े हो ना। पैडिंग क्या होता है, किसी इमेज के आउटर साइड पे कितना स्पेस लिया गया उसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग। समझ के बात को, किसी इमेज के कितना स्पेस लिया गया उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। तो इस इमेज के तुम आउटर साइड पे तुम देख सकते हो कोई भी पैडिंग नहीं लिया गया। पैडिंग इसमें अगर क्या होता है वो दिखाऊं तो क्या होता है, एक सेकंड, उसके बाद पैडिंग नहीं तो, हाँ देखो ये पैडिंग है। इनपुट साइज क्या है, 5 का है, 5 × 5। ये जो तुमको ग्रे वाला दिख रहा है, ये जो पोर्शन ग्रे वाला दिख रहा है, ये तुम्हारा पैडिंग है। पैडिंग क्या है, पैडिंग साइज यहाँ पे 1 है। इसको 0 कर दो तो क्या देखो, तो ये 5 × 5 का मैट्रिक्स बन गया। इसका पैडिंग अगर 1 कर दो तो एक लेयर बाहर में ऐड हो गया। इसका पैडिंग 2 कर दो तो नहीं होगा,
2 नहीं हो रहा है, 1 ही तक है। तो समझ के पैडिंग क्या है, तो पैडिंग वो होता है। फिल्टर साइज क्या है, फिल्टर साइज यहाँ पे 2 लिया। अब स्ट्रैड क्या है, स्ट्रैड क्या है ये बताते हैं। जैसे देखो, अगर मेरा एक स्ट्रैड है, इसको पहले फिल्टर साइज क्या, पैडिंग को 0 कर दो। अब स्ट्रैड में 1 है, तुमने ये देखना, यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे गया, मतलब पहले टॉप कॉर्नर पे जो तुम्हारा मैट्रिक्स है उस पर तुम्हारा फिल्टर मैप किया गया, फिर जस्ट उसके यहाँ पे एक हटा के मैप किया गया, फिर एक हटा के मैप किया गया, फिर एक हटा के मैप किया। जब हम स्ट्रैड 2 की बात करेंगे उसमें क्या होगा, पहले यहाँ पे तो अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे मैप किया गया, फिर 2 कॉलम छोड़ के यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 कॉलम का स्पेस नहीं है तो यहाँ पे रन नहीं होगा। तो तुम समझ रहे हो स्ट्राइड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी समझना कि पैडिंग तो क्या है वो हो गया। अब पैडिंग का इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, पर स्ट्राइड का इंपॉर्टेंस समझो कि अगर स्ट्राइड 1 है तब तो हर एक चीज़ पे रन कर जाएगा, बट अगर स्ट्राइड 2 ले लिए क्या होगा, यहाँ पे रन किया उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, फिर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, फिर डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो तुम ये चीज़ देखना है, स्ट्राइड ज़्यादा रखने का डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ से तुम डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, तो जो इस लेयर ओरिज मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के बीच में जो रिलेशन होगा, जो इमेज का जो पिक्सल का रिलेशन होगा, वो तुम लॉस्ट कर जा रहा है, क्योंकि वो दोनों साथ में चिपके हुए थे, एक रिलेशन में बंधे हुए थे उस पिक्सल का। क्योंकि मानो कि अगर एक आदमी का हाथ आधा इस पिक्सल में रह गया, आधा उस पिक्सल में रह गया, और तो तुम दोनों को अलग अलग तरीके से देख रहे हो तो तुम नहीं पहचान पाओगे। तो उसका जो रिलेशनशिप है उसको तुमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये बात समझना। इसलिए स्ट्रैड हम लोग कभी भी ऐसा नहीं ले कि वो इमेज को किसी किसी पोर्शन को छोड़ दे। ये स्ट्राइड ये पैडिंग हम क्या करके रहे हैं कि पैड ये जो फिल्टर है वो फिल्टर मूव कैसे करेगा उसको ऊपर में। ये जो फिल्टर ये जो करना साइज है मेरा, ये 2x2 का है, ये उस इनपुट इमेज के ऊपर में मूव कैसे करेगा। मूव करने का भी बहुत सारा तरीका है। या एक तुम कहोगे भैया जब टॉप कॉर्नर से बॉटम कॉर्नर ही आना है, एक बार टॉप कॉर्नर पे रख दो, एक बार बॉटम कॉर्नर पे रख दो, ये भी तरीका हो सकता है। और वही हम लोग तरीका डिस्कस करें कि वो जो फिल्टर है कैसे कैसे मूव करेगा, वो तरीका डिस्कस करें। तो वही है कि हम एक एक करके मूव करें या फिर दो दो करके मूव करें, यहाँ से सीधे यहाँ पहुँच जाए। पर इसमें डिसएडवांटेज हो जा रहा है क्या, कि इस पिक्सल का कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के साथ जो रिलेशन था वो लॉस्ट कर जा रहा है। इस कारण से हम वैसा स्ट्रैड कभी भी चूज नहीं करते, ये रीजन है, ठीक है। पैडिंग समझ में आ गया वो सभी को, कि आउटर स्पेस में जो चीज़ें होती है उसको पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग अभी इसको, हाँ। तो 5 - 3 पैडिंग तुम्हारा कितना था, पैडिंग तुम्हारा 0 था, तो ये कैलकुलेशन 2 इंटू पी 0 हो गया, स्ट्रैड कितना था 1 था, तो 5 - 3 कितना हो गया, और 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। वैसे इसको कर लो 5 - 3 2, ये तो 0, ये भी तुम्हारा 1, तो 2 + 1 3, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स तुम्हारा बनेगा आउटपुट में। कितना बना है 3 इंटू 3 का, देख लिया सही है। वैसे तुम इसको चेक कर लो, यहाँ पे कितना है 4, ये 3 है तुम्हारा, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे तुम्हारा पैडिंग 0 है, ऊपर तुम्हारा 4 - 3 1, पैडिंग 0, तो 2 × 0 0, स्ट्रैड तुम्हारा 1, तो ये तो नीचे में 1 ही रहेगा, तो 4 - 3 1, 1 + 1 2, वैसे भी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 आ गया। अब तुम कैलकुलेशन समझ गए कि फीचर मैप का अगर सीधे को तुमसे शेप पूछे कि इनपुट इमेज का शेप ये है, फिल्टर का शेप ये है, तो फीचर मैप का शेप क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा सभी से। हाँ भाई। हाँ भैया हो जाए। ठीक है चलो, तो ये तुम्हारा हो गया मतलब कि शेप पता करने का क्या होगा। अब आता है, हम लोग पढ़ लिए एक लेयर हम लोग अभी डिस्कस किए कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकंड लेयर क्या होता है, पूलिंग लेयर। अब पूलिंग लेयर में क्या करते हैं ना, जो हम बताए थे पुल्ड फीचर मैप, ठीक है, वही चीज़ है। अब तुम ऐसे समझो कि तुम्हारा एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में तुम्हारा फाइनल मैच चल रहा है, ठीक है, ओडीआई में फाइनल चल रहा है तुम्हारा। तो ओडीआई कितने घंटे का होता है, 7 घंटे का होता है। जब जियो सिनेमा या तुम्हारा हॉटस्टार या तुम्हारा स्टार स्पोर्ट्स जब उसका हाईलाइट बनाने का कोशिश करता होगा, तो बताओ जो 7 घंटे का मैच है वो 7 घंटे का हाईलाइट देता है क्या, नहीं देता है। वो हाईलाइट कितने मिनट का देता है, 15 से 20 मिनट का देता है हाईलाइट, 20 मिनट भी मैक्सिमम बोल दिया, 15 मिनट का हाईलाइट देता है। तो वो करता क्या है, वो जो 7 घंटे का वीडियो है, 7 घंटे का जो विंडो है, उसमें से वो जो इम्पोर्टेंट छक्के चौके विकेट जो लड़ाई वगैरह चल रहा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें फीचर हैं, उसको वहाँ से निकालता है, हाईलाइट में ऐड कर देता है, और उसके बाद वो जो 7 घंटे का मैच था उसको 15 मिनट में कंपाइल कर देता है।
समझ में आ रहा है इस चीज़ को, एग्जाम्पल को? उसी तरीके से पूलिंग में भी हम लोग यही करते हैं। तो पूलिंग में क्या करते हैं हम लोग कि मेरे पास पूलिंग का 3 तरीके यहाँ पे होते हैं, ठीक है? दिखाया क्या? नहीं लिखा। पूलिंग के 3 तरीके होते हैं, मैक्सिमम पूलिंग, मिनिमम पूलिंग, एवरेज पूलिंग और सम ऑफ पूलिंग, ठीक है? तो ये हम क्या क्या बोल दिए? तो देखो ये होता है क्या, अगर हम लोग मैक्सिमम पूलिंग की बात करें तो ये जो फ़िल्टर था तुम्हारा, ये फ़िल्टर इस पर मूव करता है। ये तो पता है कितना सेप आएगा, ये तो सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये फ़िल्टर इस पर मूव, ये फ़िल्टर के अंदर देखो, पहले जो हम लोग फ़िल्टर पढ़ रहे थे, उस फ़िल्टर के अंदर वैल्यू थी, एक इंटीजर या फ्लोट वैल्यू एग्जिस्ट करती थी उस फ़िल्टर के अंदर। पर ये एक ऐसा फ़िल्टर है, इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। ये फ़िल्टर सिर्फ इमेज के ऊपर रन करता है। जैसे ये फ़िल्टर को 2x2 को यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे पैच कर दो, तो इस मैट्रिक्स में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको यहाँ पे शो करेगा। फिर ग्रीन वाले में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे 4, तो 4 को शो कर रहा है। फिर ब्लू वाले में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको बोल दिया 6, 6 हो गया। यहाँ पे 3 बोल दिया तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है? ये होता है मैक्सिमम पूलिंग ऑपरेशन। यहाँ पे बीच में देख लोगे तो यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम पूलिंग ऑपरेशन, ठीक है? अब तुम यहाँ पे समझना, पिछले वाले फिल्टर में वैल्यू थी, इस वाले फिल्टर में वैल्यू नहीं है, ठीक है? पहली बात। तो जब भी हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, ये कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, तो पैरामीटर कैलकुलेट करने का एक कंडीशन था, हम तुमको बताए थे कि जो डायनेमिक है, जो चेंज होगा, जो हमेशा चेंज होते रहता है, उसको हम लोग पैरामीटर्स में काउंट करते हैं। बताओ, तो अगर पूलिंग पे अगर ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करा, पूलिंग लेयर, पूलिंग एक लेयर है, अगर वो कौन सा लेयर है तुमको बता चुके थे पहले ही, कहाँ पे है, ये लेयर है। तो इस लेयर पे कोई भी लर्निंग वाला काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा फिल्टर के पास कोई वैल्यू नहीं है। लर्निंग वाला काम कहाँ पर है, ये लेयर तुम्हारा लर्निंग कर रहा है, सीखता है ये लेयर। लर्निंग का काम कहाँ होगा, ये इस लेयर पे होगा, यहाँ पे। एक कन्वोल्यूशन और होगा, मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, कहाँ पे गया ये एग्जाम्पल, ठीक है? तो किस किस लेयर पे ये सीख रहा होगा? कॉन्वोल्यूशन नंबर, लेयर नंबर 1, कन्वोल्यूशन लेयर नंबर 2, ये मैक्सिमम पूलिंग का जो लेयर है, इस पे कोई भी लर्निंग नहीं हो रही होगी। रीजन क्या है? अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम पूलिंग लेयर पे लर्निंग क्यों नहीं होता है, तो सिंपल सा रीजन है कि फिल्टर के पास कोई वेट नहीं होता है वहाँ पे, तो तो इसलिए वहाँ पे लर्निंग नहीं होती। सिर्फ तो पूलिंग करता क्या है, पूलिंग क्या करता है, साइज को घटाता है, डाउन साइजिंग करता है, डाउन सैम्पलिंग करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। पूलिंग और कन्वोल्यूशन में डिफरेंस क्या है, कॉन्वो लेयर और पूलिंग लेयर में डिफरेंस क्या है? कॉन्वो लेयर लर्निंग कैपेसिटी है, पूलिंग लेयर के पास लर्निंग कैपेसिटी नहीं है, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, उसके पास जो फिल्टर हम लगाते हैं वहाँ पे वेट होता है, इसके पास जो फिल्टर होता है इसके पास वेट नहीं होता। थर्ड क्या होता है, कॉन्वो लेयर में तुम्हारा शेप चेंज होता है यूजिंग फिल्टर, पर यहाँ पे वहाँ पे तुम डाउन साइजिंग नहीं करते, वहाँ पे तुम फीचर मैप निकाल रहे होते हो कॉन्वो लेयर के पास। बट हम जो पूलिंग लेयर होता है वहाँ पे हम लोग डाउन साइजिंग करते हैं। और डाउन साइजिंग कैसे की हम लोग अभी जस्ट उस चीज़ को यहाँ पे समझो। डाउन साइजिंग कैसे किए कि यहाँ पे स्ट्राइड 2 था, ये तो आप समझ में आ गया कि स्ट्राइड क्या है, तो हम सीधे यहाँ पे रन किए, फिर ग्रीन वाले पे चले गए, फिर ब्लू वाले पे, फिर पिंक वाले पे। नहीं तो अगर स्ट्राइड 1 रहता है तो हम इस बॉक्स को भी देख रहे होते, 3, 4, 5, 4 को भी देख रहे होते, पर उसको हम नहीं देख रहे क्योंकि स्ट्राइड मेरा 2 है, तो सीधे 1 से थर्ड वाले कॉलम पे चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे डाउन साइजिंग क्या होगा, इस इमेज को अब इतना छोटा इमेज बना दिया, समझ रहे हो? ये इमेज को ही घटा दिया, इमेज का साइज को ही घटा दे रहा है, ये बात समझो। आइए, एक्चुअली में तुमको लगा भैया आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब आप तो इमेज का वैल्यू ही घटा दे रहे हैं, मतलब इमेज का जो फीचर उसी को लॉस कर दें। भाई हम बताए थे एग्जांपल कि जो 7 घंटे का मैच, आपको 7 घंटे का अगर हमको देखना है हाईलाइट, तो हाईलाइट में हम 7 घंटे थोड़ी डालेंगे। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि मेरे ऊपर क्या है, मेरा बिजनेस गोल क्या है, हम उस डीप लर्निंग मॉडल जो सीएनएन मॉडल बना रहे हैं उससे हम आउटपुट क्या चाहिए, उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम पूलिंग यूज करते हैं, एवरेज पूलिंग यूज करते हैं, समेशन ऑफ पूलिंग यूज करते हैं। अगर हमको यहाँ पे सिंपल फंडा ये होगा कि भाई जहाँ पे हाई 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 इंटेंसिटी वाला पिक्सल है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट या ज़्यादा लाइट शो हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइटनेस है, सेचुरेशन है, जहाँ पे ज़्यादा कम, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा पिक्चर में क्या क्या होता है, कंट्रास्ट कम है, तुम्हारा सेचुरेशन ज़्यादा है, ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उस पिक्चर को निकालो। तो उस सेंस में क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम पूलिंग वाला काम होगा कि भाई जहाँ हाई इंटेंसिटी वैल्यू है सिर्फ उसको निकालो, बाकी चीज़ को तुम डिलीट मार दो। तो यहाँ पे 5 था तो 5 को निकाले, यहाँ पे 4 था मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला, 4 निकाले, यहाँ पे 6 था 6 को निकाले, यहाँ पे 3 था 3 को निकाले। तो ये काम होता है पूलिंग का। अब पुलिंग को याद रखना कि पुलिंग में डिफरेंस क्या है, पुलिंग और कॉन्वो लेयर में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
ठीक है। अब मानो कि इसका अगर स्टैड 1 रहता तो स्टैड 1 रहता तो कितने पिक्चर बनते कि ये इसका पूल्ड फीचर मैप का साइज क्या होता, एक यहाँ से निकलता, एक यहाँ से निकलता, एक यहाँ से निकलता, 3 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से 3 3 6 हो गया, एक यहाँ से। बताओ, अच्छा ये कैलकुलेशन बताओ, यहाँ पे अगर ये स्टैड 1 रहता, अब ये स्टैड 2 है तो यहाँ पे 2/2 का ये फीचर मैप मिला है, पूल्ड फीचर मैप। अगर स्टैड 1 रहता, स्टैड 1 जनरली होता नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि जितना फिल्टर होता है स्टैड हम लोग होते हैं, क्योंकि उसको डाउन साइजिंग करना आता है। बट हम ये पूछ रहे हैं, वो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फिल्टर नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस पे मूव किया, ये बताओ कोई भी, ये थोड़ा मैथमेटिक्स वाला चीज़ है। हाँ अच्छा है, बताओ ये फिल्टर, मेरा क्वेश्चन ये फिल्टर इस इनपुट इमेजेस पे कितने बार मूव किया है, कितने बार ओवरलैप हुआ है, बताओ 12 बार मूव किया है। कैसे कैलकुलेशन किया है तुम्हारा? पहले फर्स्ट 3 में चलेगा, फिर वापस फर्स्ट 3 में चलेगा, फिर वापस फर्स्ट 3 में चलेगा, ऐसे फिर 4 बार करेगा वो, ऐसा 3 into 4। सही बोल रहा है क्या कोई? इसको ओवर ओवर क्रॉस कर सकता है क्या? नौ बार चलेगा शायद। नो आई थिंक 9 बार ही मूव करेगा, क्योंकि हर बार मूव करेगा तो एक वैल्यू ऐड करेगा। पता नहीं हमको तो I guess 15. नहीं नहीं 9 Nine, आई nine, थिंक nine. 9। Yes. रन करके देख रहे हो या फिर कोई कैलकुलेशन? 9 अरे क्योंकि आउटपुट में भी 9 Nine, है हाँ, तो sorry, नहीं है, sorry. 9 टाइम की होना चाहिए अगर आउटपुट में भी 9 ही है तो। आउटपुट में 9 है मतलब नहीं समझे, 9 का नहीं हाँ, आउटपुट का मैट्रिक्स 3 into लाइक 3 है, हाँ तो 9 बार ही 9 करेगा। वैल्यूज मिल रही है एक्टिवेशन मैप में। चलो सही है। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना कि क्या कितने नंबर ऑफ टाइम्स, ये सॉल्व कर लेना खुद से, ठीक है। इसका एक ऐसा एक फॉर्मूला होता है, हाँ, sorry, sorry. वो हम लोग से पूछना चाह रहे थे कि अगर तुम लोग कैलकुलेट कर पाओ क्या फॉर्मूला बन सकता है, तो वो अब तक तुम लोग को पता ही नहीं। मान लो कि तुमको इसको जनरलाइज करना रहा, अगर तुम्हारे पास ये पोर्शन नहीं है, ये जो एक्टिवेशन मैप है जिसको अगर हम ढक दें, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे? अभी तो तुम उससे देख के बता दिए कि 9 टाइम्स चलेगा, ठीक है। कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तुम लोग को दिमाग में कैलकुलेशन आ रहा है क्या? कि मानो कि तुम्हारा एक साइज n×n का मैट्रिक्स है तुम्हारा इनपुट, तो वैसे कैलकुलेट करो, n×n का इनपुट मैट्रिक्स हम लोग इसका एक जो अभी आपने फॉर्मूला बताया था वही वाला है होगा इसमें तो फिर शायद। वो तो था इसका शेप निकालने के लिए ना, एक्टिवेशन मैप का अगर शेप निकालना है कितना साइज का बनेगा मैट्रिक्स। अच्छा, लाइक नंबर ऑफ टाइम कितना चले वो बताने के हाँ लिए होगा वो। हाँ, हम ये उसका से हम पूछे नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार चलेगा उसका फॉर्मूला बताओ। सिंपल सा है अगर सोचो तो। तुम ये देख लो ना कि ये जो फिल्टर है, अगर इसको हम सिंपली तुम रो वाइज रन कर दो, कितना टाइम्स होगा? 3 टाइम्स होगा। कॉलम वाइज रन कर दो, कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। 3 × 3 9 होगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकलता है कि नंबर जो साइज है तुम्हारा इनपुट इमेज का रो का, माइनस क्या कर लो, फिल्टर का साइज +1 एंड बाई साइड। कौन कौन क्या वो बता रहा है, बताओ एक बार। आई थिंक इनपुट का रो या फिर कॉलम माइनस फिल्टर का रो या फिर कॉलम का साइज, देन +1 एंड डिवाइडेड बाई साइड। ओके चलो ठीक है, इस चीज़ को हम तुम लोग पे छोड़ देते हैं, ठीक है। सिंपल सा बहुत फॉर्मूला है, ये तुम लोग कर लोगे, अब चैट में बताना मतलब ग्रुप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसमें टाइम, क्योंकि तुम लोग को समझ में आ गया कि 9 होगा, पर कैसे होगा वो भी तुमको लोग को पता है, बस हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाह रहे हैं तुम लोगों से। तो ये होगा, हम लोग 2 लेयर डिस्कस कर लिए, कॉन्फ़िगरेशन लेयर और पूलिंग लेयर। थर्ड लेयर आता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर, जो कि हमारा होता है ANN, ठीक है। अब देखो जैसे लास्ट जब हम इसको फ्लैटन कर रहे हैं, तुम लोग पढ़े होगे फ्लैटन ए लिंक लिस्ट, DSA में पढ़े होगे, ठीक है। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। अगर एक एक मैट्रिक्स को हमको फ्लैटन करना है तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रो वाइज फ्लैटन। पहले एक रो को उठाए उसको लिख दिए, फिर दूसरे रो को उठाए फिर कंबाइन किए, तीसरे रो को उठाए उसको पुश किए, तो मतलब ऐसे करके तो हमारा फ्लैटन लेयर बन गया। अब इसके बाद
जो भी ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ANN। तो वहाँ पे जैसे काम कर रहा था सब कुछ वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो ये हम इसको फ्लैटिंग कर लिया। फ्लैटिंग करने का रीज़न क्या था, अब यहाँ पे समझो। तुम सीधे बोल सकते हो कि भैया कि हम लोग जो इतना काम किए, जो फीचर निकाले, यहीं से सीधे आउटपुट दे देते हैं। तो हम लोग ये ANN पे ऐड क्यों कर रहे हैं, ये फ्लैटन क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न है कि हम ये जो फीचर वाला काम करते हैं इसलिए कर रहे थे कि हम पूरा इमेज सिंपली हम फ्लैटन नहीं कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। या फ्लैटन कर भी क्यों रहे, पहले ये समझते हैं। फ्लैटन इसलिए कर रहे हैं, जब तुम इमेज को क्लासीफाई करोगे कि वो डॉग है, कैट है, बस है, बाइसिकल है, कुछ भी है, ठीक है, उस टाइम पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो तुम्हारा होता है वो रन करेगा, तभी तुम्हारा रन करेगा जब तुम वहाँ पे लर्निंग बैक प्रोपगेशन हो रहा होगा, तुम्हारा इनपुट फीचर बार बार चेंज हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि तुम खाली फीचर निकाल के दे दिए और फीचर से वो डिसाइड करेगा। उसको फीचर को तुमको वहाँ पे देना पड़ेगा, इस तरीके से शो करना पड़ेगा कि वो जब बैक प्रोपगेशन हो रहा है तो उस डेटा को वो बार बार लर्न करे, क्योंकि अभी तुम फीचर निकाल के दिए हो, फीचर का वो कम्बिनेशन नहीं बनाया है। ये बात समझना। यहाँ से जो तुम यहाँ से फीचर एक्सट्रैक्शन वाला जो लेयर है, यहाँ तक तुम क्या किए, फीचर निकाल के दे रहे हो। बट उस फीचर को बना बना के सीखना भी तो पड़ेगा कि अच्छा नाक के साथ कभी कान लगा दिए, तो कान कहाँ होगा, कान इस साइड होगा, अब पर तुम नाक के साथ लगा रहे हो। तो ये जो कम्बिनेशन वाला चीज़ें हैं, ये लगा के कौन देखेगा? ये तुम्हारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर ये सब लगा के चेक करेगा। बट यहाँ तक क्या हो रहा था, ये फीचर चेक कर रहा था कि भाई कौन कौन से फीचर बन सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे सब मान लो, एक नाम है नीरज, एक नाम है कुमार, ठीक है, दो नाम है नीरज कुमार हो गए। तो इसका जो तुम फीचर बनाओगे, इसका PNC कितना निकलेगा अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो तुम? एन पहले तो एक लेटर हो जाएगा सभी का, फिर दो दो लेटर वाला कॉम्बिनेशन करो, फिर तीन तीन लेटर वाला, वैसे करके यहाँ पे वो फीचर का कॉम्बिनेशन बनाता है, वो देता है फुल्ली कनेक्टेड को। अब फुल्ली कनेक्टेड लेयर को देता है। अब वो लेयर के बाद ANN चलता है, बैक प्रोपगेशन होता है, फिर ये चीज़ों को समझता है और तब क्लासीफाई करता है। ये कैपेसिटी यहाँ इसके पास नहीं थी, फीचर एक्सट्रैक्शन के पास, इसलिए हम लोग ANN यहाँ पे फ्लैटन करना पड़ेगा और करते भी हैं। ये रीजन, ठीक है। हर एक चीज़ के पीछे रीजन समझते जाना, नहीं भी समझ में आए तो पूछ लेना। तो हम इसलिए फ्लैटन कर रहे हैं, फ्लैटन कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लैटन करने के बाद फ्लैटन करने के बाद जैसे भी ANN रन करता है मेरा, वैसे सब कुछ रन किए, और लास्ट लेयर पे हम लोग सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन ही क्यों यूज करते हैं, इसका भी रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मल्टी क्लास में, जैसे मानो कि तुम्हारे पास C/10 डेटा सेट है तो उसमें 10 क्लासेज होते हैं, तो वो 10 हर एक क्लास को जब भी वो आउटपुट लेयर पे आएगा, हर एक क्लास को एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू देता है, मतलब 0 to 1 के बीच में कुछ वैल्यू देगा। कहने का मतलब जैसे देख लो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इसको जूम करें, ये जूम करें, ये जूम करें, हाँ जूम करें कैसे, ठीक है, हटाओ थोड़ा सा, हटाओ। यहाँ पे जब जाएंगे हम लोग, जैसे मान लो अभी क्या शो कर रहा है, अभी ये 2 शो करने लगा, तो किसी पे भी जाएगा ना, यहाँ एक सभी का प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है, ठीक है। अगर उसको क्लिक करोगे तो शो करते हैं, यहाँ पे चलो आ जाओ, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे दिखाएगा, हाँ यहाँ पे शो देते हैं, नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता, हाँ इसको सेट, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू आती है, ठीक है, वो अभी आ नहीं रही है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं। तो कहने का मतलब वही है कि जो ये लास्ट लेयर है तुम्हारा, ये जो लास्ट लेयर है, मानो कितने क्लासेज हैं हमारे पास, 10 क्लासेज हो गए। तो जो लास्ट लेयर पे जो तुम्हारा आउटपुट देता है, तो सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, ये पूरा जो ग्रे तुमको दिख रहा है, तो इसको वैल्यू दे देगा कुछ 0.87 दे देगा, और बाकी को 0.1 माइनस 0.2 0.4 ऐसे करके प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर देता है, और जिसका प्रोबेबिलिटी हाई रहता है वो उस क्लास को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। सिंपल सा रीजन ये है, ठीक। तो ये होता है यहाँ पे ANN वाले सेक्शन पे होता है, ठीक। तो तुम्हारा 3 लेयर था, इंपॉर्टेंट लेयर वो डिस्कस हो गया। एक्टिवेशन लेयर क्या होता है, तुम सब लोग को पता है कि हर एक कॉन्वो लेयर के बीच में एक्टिवेशन लेयर तो हमेशा लगा रहेगा ही, हर एक जगह पे लगा रहता है। ये हो गया। आउटपुट लेयर क्या है वो भी तुम्हारा पता है कि आउटपुट लेयर पे हम लोग क्लास को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, क्लास को चेक कर रहे होते हैं। ये 5 कंपोनेंट हो गया तुम्हारा। और
तो ठीक है, कंपोनेंट हो गया तुम्हारा, लेयर हो गया। इसके बाद आता है कि CNN में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो ऑपरेशन तुम लोग पढ़ चुके, हम नाम नहीं बताए थे पर पढ़ चुके। इसमें तीन ऑपरेशन, चार ऑपरेशन मेनली होते हैं। पहला ऑपरेशन क्या होता है? पहला ऑपरेशन होता है कॉन्वोल्यूशन, जो मैथमेटिक्स वाला जो हम लोग कर चुके हैं, बता चुके हैं। सेकेंड ऑपरेशन होता है पूलिंग का। पूलिंग में क्या होता है? डाउन साइजिंग होता है, ठीक है, मैक्सिमम पूलिंग, मिनिमम पूलिंग, एवरेज पूलिंग और सम ऑफ पूलिंग, ठीक है। तो ये हो गया। फ्लैटन ऑपरेशन बता चुका है कि किसी मैट्रिक्स को कैसे फ्लैटन करना है, वो हो गया। और क्लासिफिकेशन तुम लोग को बता दिया, सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ये चार चीज़, ये चार ऑपरेशन होते हैं। एक बार पूलिंग को और बता देता हूँ। पूलिंग में क्योंकि एक चीज़ और था, पूलिंग में जब मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम पूलिंग, तो तुम लोग को समझ में आया कि भैया यहाँ से मैक्सिमम निकाल दो। मिनिमम भी क्लियर है कि मिनिमम क्या करेंगे, जो मिनिमम रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो वो निकाल लेंगे। एवरेज का क्या मतलब होता है कि चारों का सम ले लो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, जो भी आएगा उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो वो एवरेज हो गया। और एक समेशन का बात करते हैं। समेशन में क्या होता है, इस चारों को सम कर दो, कितना हो गया? 9 + 14, 5, 14, यहाँ पर 14 लिख देना। ये कितना हो जाएगा? 14, यहाँ पे 14 लिख देना। तो ये तुम्हारा समेशन हो गया। तो चार टाइप के होते हैं, चारों चीज़ समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। तो ये तुम्हारा हो गया पूलिंग लेयर, ठीक है। ये फ्लैटिंग भी समझ गया। और रेलू कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हर एक की जगह पे एग्जिस्ट करता है, कॉन्वोल्यूट। ये हो गया, ठीक है। अब आता है एक तुम्हारा फेमस, मतलब सबसे पहला CNN मॉडल बोल लो, लेनेट 5 है तुम्हारा सबसे पहला। ये किस टाइम पे आया था इसका? ये 1989 के टाइम पे आया था, हाँ 1989 के समथिंग पे। तो ये मॉडल कैसा है ये समझ लेना। अब देखो, तुम सब लोग बिना देखे हुए ये कैलकुलेशन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर तुम्हारा इनपुट कितना है, 32 × 32 ग्रे, ये कौन सा इमेज है? ग्रे स्केल इमेज है, क्योंकि इसका चैनल क्या, चैनल 1 है, ठीक है। हम इस कॉन्वोल्यूशन से फिल्टर से पास किया 5/5 का, तो क्या हो जाएगा? 32 - 5 27। यहाँ पे पैडिंग क्या, 0, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो 0। स्टैड क्या, कुछ नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगी। तो 27 + 0 डिवाइडेड बाय 1, तो 27 + 1 28 हो गया ना, तो 28 हो गया, 28 6। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि क्या है उस जो पहला मॉडल था, तो इतना छोटा क्यों था, क्या क्या चीज़ें कर रहा था। फिर यहाँ पे हम सब सैम्पलिंग किए, मतलब यहाँ पे पूलिंग लगाए। पूलिंग क्या करता है, सीधे आधा कर देता है। तो सीधे आधा कर दिया, 14/14 × 6। अच्छा, तुम लोग ये पूछ सकते हो भैया यहाँ पे 1 था चैनल, यहाँ पे अचानक 6 क्यों हो गया? ये जो लिखा है कॉन्वोल्यूशन 5/5 का, ये 5/5 का एक फ़िल्टर है। तो ऐसा ही 6 फ़िल्टर है, जो हम तुमको दिखाए थे वहाँ पे, 2 फ़िल्टर करके कैलकुलेशन दिखा रहे थे। तो वैसा ही यहाँ पे 6 फ़िल्टर है, इसलिए यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया गया। तो जब हम डाउन साइज किए, तो डाउन साइज क्या होता है? साइज सिर्फ डाउन साइज होता है। तो 28 से 14 हो गया, चैनल तो सेम ही रहेगा, 6 हो गया। फिर हम 5/5 फ़िल्टर लगा रहे हैं इसमें, तो 14 - 5 9, 9 + 1 10। तो यहाँ पे 10 × 10 का बन गया। और यहाँ पे अभी 16 क्यों हो गया? क्योंकि हम यहाँ पे 16 चैनल यूज कर रहे हैं, 16 चैनल यूज करें, इसलिए 16 हो गया। तो 10/10 × 16 हो गया। फिर यहाँ पे हम उसको डाउन साइजिंग किए, पुलिंग किए। पुलिंग करने के बाद क्या हो गया? 5/5 हो गया, फिर 16 हो गया। फिर कन्वोल्यूशन लेयर लगाए, तो कन्वोल्यूशन लेयर लगाने के बाद जो भी आया उसको फ्लैटन कर दिया। अब फ्लैटन करके तुम देखोगे 120 हो गया। 120 के कैसे आया? अगर तुमको 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो तुमको 9 आता है, तो वैसे करके तुम इसको चेक कर लेना कि 120 कैसे आएगा, वो दिखा भी देंगे अभी। तो 120 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर तुम्हारा 10 हो गया, जो आउटपुट ले रहे हैं। तो ऐसा करके ये लेनेट तुम्हारा 5 जो आर्किटेक्चर था, सबसे पहला CNN मॉडल यही था, ठीक है। अब कैलकुलेशन देख लो यहाँ पे कि कैसे कैसे हुआ, ये समझ लेना तुम लोग। जो तुम 120 वाला पोर्सन था, देखो यहाँ पे 5 × 5 था, इसको समझ लेना कि लास्ट वे पे फिर 5/5 लगाया, ठीक है। उसका जो न्यूरन था एक 120 था, तो मल्टीप्लाई करके 120, इसको देख लेना तुम लोग। हम लोग किसका डिस्कस कर रहे थे? लेनेट का। लेनेट क्या है? 989 पे। ये तुमको दिखाया गया कि किस टाइमलाइन पे कौन कौन से मॉडल आए थे CNN पे। तो अभी हम लोग जो फेमस मॉडल है, हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं, कभी भी अगर तुम लोग यूज करोगे प्री ट्रेंड मॉडल, देखना कोशिश करना कि तुम ये तीनों यूज कर दिए होगे। ये तीनों ऐसा नहीं कि अच्छा मॉडल नहीं है, अ, बहुत ही बड़ा, मतलब उतना भी बड़ा नहीं है, पर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स इसके अंदर हैं, ठीक है। VGG नेट, रेस नेट और LX नेट, तुम लोग इसका नाम भी सुना होगा, ठीक है। तो ये सब मॉडल देख लो कितना नया है। 2012 में ये मॉडल आया था, 2015 में ये मॉडल आया था, रेस नेट आया था, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे टाइमलाइन होगा। अब आता है बात, इतना सब कुछ पढ़े, अब बताओ नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन फिर वहीं पे आकर अटकता है, क्योंकि
अब देखो, हम एज ए बिजनेस तुमको समझाना चाहते हैं कि मानो तुम अब एआई कंपनी चला रहे हो या कुछ भी अपना कुछ खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुमको कभी भी प्रॉब्लम होगा, भैया हम जीपीयू ले या नहीं लें, जीपीयू लें तो कितना लें, ठीक है, और किस कॉस्ट, क्या कॉस्ट लगेगी और कौन सा जीपीयू लेना चाहिए, ये सब जो डिसीजन होता है, ये सब डिसीजन तुम पैरामीटर चेक करके ही लेते हो, तुम अपना मॉडल को डिसाइड करके लेते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक पैरामीटर, जो हम पैरामीटर बात करते हैं, पैरामीटर क्या है? नंबर ऑफ डायनेमिक वैल्यू। वो वैल्यू क्या होती है? इंटीजर वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू क्या होती है? हर एक इंटीजर वैल्यू बीट एंड बाइट में सेव होती है। एक इंटीजर वैल्यू क्या होता है? 4 बाइट होता है। अगर तुम्हारा टोटल पैरामीटर 61,706 है, तो अगर एक इंटीजर का बाइट 4 बाइट होता है, तो इतना का कितना बाइट होगा? कैलकुलेशन कर लेना, वो कैलकुलेशन मैंने किया होगा कहीं पे, ठीक है। देखो, अगर तुम्हारा एक बाइट, मतलब एक इंटीजर 4 बाइट का या फ्लोट वैल्यू अगर 4 बाइट का है, तो 61,706 पैरामीटर कितने हो जाएंगे? इतना हो जाएगा बाइट्स। इसको एम में डिवाइड करो, एम में कैलकुलेट करो, तो इतना एम हो जाएगा, ठीक है, 0.24 MB हो जाएगा। ये बहुत छोटा था, बहुत छोटा साइज है, ठीक है। तो जब तुम उतना पैरामीटर का बात करते हो, कि अब तुम यहाँ पे सोच सकते हो, तुम अपना ब्रॉड कैपेसिटी बढ़ाओ सोचने का, कि जब भी बोलते हैं चैट जीपीटी इतना पैरामीटर है, इतना ये स्पेस है, इतना मेमोरी लिया हुआ है, इसको, इस मॉडल को लोड करने के लिए इतना मेमोरी लगता है, इसको, इस मॉडल को क्वांटाइजेशन करना चाहिए, ये सब डिस्कशन हो क्या रहता है? क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर का सबसे बड़ा रोल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जब भी मॉडल लर्न करता है उसी पैरामीटर को चेंज कर रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, जो कि पिछले क्लास में बता चुका है, ठीक है। तो इस पैरामीटर का डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तुम्हारा कॉस्ट पे आएगा, तुम्हारा जीपीयू सिलेक्शन पे आएगा, कौन सा जीपीयू मॉडल यूज करें, जीपीयू कॉस्ट पे आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम AWS का यूज करना चाहते हो, गूगल का यूज करना चाहते हो, जीपीयू यूज करना चाहते हो, टीपीयू यूज करना चाहते हो, सीपीयू यूज करना चाहते हो, क्योंकि अब तुमको अगर पता है कि अगर मॉडल एक बार भी फॉरवर्ड पास होता है तो इतना मेमोरी देगा, और इतना मेमोरी को तुमको किस एफिशिएंसी पे चलाना है, किस परफॉर्मेंस पे चलाना है, तो उस हिसाब से अपना जीपीयू डिसाइड करोगे या सीपीयू डिसाइड करोगे। तो ये बात ध्यान रखना कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है तुम्हारा, इसका कैलकुलेशन हमेशा याद रखना। तो देखो, टोटल पैरामीटर कैलकुलेशन क्या है? जब 28 × 28 का है, इसका कैलकुलेशन क्या है? यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया अच्छे से, इनपुट चैनल इंटू कर्नल हाइट इंटू कर्नल वेड्थ, बायस तो ऐड हो गए, और फिर जो नेक्स्ट चैनल पे जा रहा है आउटपुट चैनल क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे 156 हो गया कॉन्वोलर 1 पे। पूलिंग लेयर में मैंने पहले ही बताया था, पूलिंग लेयर कभी भी ट्रेंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहाँ पे जो फिल्टर होता है वो फिल्टर खाली होता है। जब फिल्टर खाली है, कोई वैल्यू है नहीं, तो वो अंडरस्टैंड लर्निंग करेगा कैसे? इसलिए तुम यहाँ पे देखोगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पूलिंग लेयर डू नॉट हैव ट्रेनेबल पैरामीटर्स, ठीक है। फिर कॉन्वो लेयर जो होता है, फिर वहाँ पे इतने पैरामीटर्स हो गए, फिर पूलिंग लेयर पे कोई भी नहीं है, फिर लिनियर लेयर पे हो गए, यहाँ पे लिनियर, जब सबको कैलकुलेट कर लिए तो 61,706 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि जब इनपुट इमेज का कुछ नहीं लिखा हुआ है, इनपुट साइज का, एक्चुअली में इनपुट का भी कुछ है, पर वो इतना कम है, उसका पता, उसका साइज MB में क्या था? 0.012 MB मैंने जब कैलकुलेट किया था, ठीक है। दिखा देता हूँ इसका कैलकुलेशन, यहाँ पे होगा, नहीं है, हाँ। तो जब कैलकुलेट करे तो उसका बहुत छोटा साइज आ रहा था, इसलिए 0.00 लिखा हुआ है। एक्चुअली में वो जीरो था नहीं, कुछ ना कुछ था ही, 0.012 के आसपास। फॉरवर्ड पास के टाइम पे जो लर्न करता है, मतलब सिंपल लर्न करता है, उसका कितना दिया हुआ? 0.06। पैरामीटर जब एक बार उस पर चलता है, एक बार न्यूरॉन जब लर्न करता है पूरा, एक बार उसका फॉरवर्ड पास होता है, 0.24 MB यूज कर रहा होता है। एस्टिमेटेड टोटल कितना हो गया? पूरा मॉडल का MB कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट इस मॉडल का जो साइज था 0.3 MB था, जो 1989 पे डिस्कवर किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। तो 0.3 MB, उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन वगैरह, जीपी वगैरह डिसीजन लिया जाता है। ये चीज़ें हो गई, इसका फॉर्मूला ये है, ये सब तुम कैलकुलेशन करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, बार बार कुछ कुछ वैल्यू, रैंडम वैल्यू लो, कैलकुलेट करो आराम से। हाँ, ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। ये तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होना चाहिए CNN इम्प्लीमेंट करने के लिए। आप देखो, यहाँ पे कुछ कुछ टर्म है, वो बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये ट्यूनिंग को भी भूल जाओ, हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन तुम समझो।
हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन तुम्हारा कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे तुम्हारा फिल्टर यूज हो रहा है, क्योंकि फिल्टर को तुमको जो फिल्टर का साइज है उसको तुम चेंज कर सकते हो, उसके अंदर जो वैल्यू है उसको तुम चेंज कर सकते हो, लेयर का एडजस्टमेंट कर सकते हो। वो भी सीखने वाला कि किसी में लेयर में तुम 10 चैनल रखे हुए हो, किसी के लेयर में तुम 16 चैनल रखे हुए हो, कहीं पे 5 चैनल रखे हुए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ओवर फिटिंग प्रिवेंट करने का कोशिश करना, कैसे प्रिवेंट करने का कोशिश करना, जो तुम अभी पढ़ रहे थे पूलिंग, पूलिंग में कर क्या रहे थे, जो बहुत सारा इमेजेज है, एक इमेज मान लो, तो उसमें से हम खाली हायर इंटेंसिटी वाला पिक्सल जो है उसको निकाले। तो हम क्या कर रहे हैं, एक इमेज को खाली हायर इंटेंसिटी निकाल के बाकी जो नॉर्मल है उसको डिलीट कर दे रहे हैं, उसको बाईपास कर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ पर्सन को हटा रहे हैं, वहाँ पे हम फीचर को हटा रहे हैं। पर ड्रॉप आउट का मीनिंग क्या होता है, रैंडम ड्रॉप आउट का मीनिंग होता है कि जब मॉडल लर्न कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, सीख रहा है कैपेसिटी की, उस टाइम पे तुम क्या करो, जो जो नंबर ऑफ चैनल जितने भी, मानो कि कॉन्वो लेयर पे, कॉन्वो 1 लेयर पे, जैसे मान लो इस पे आ जाओ, कहा गया, हाँ, मान लो इस लेयर पे इतने न्यूरॉन्स है, मतलब इतने लेयर चैनल्स हैं, इस पे इतने चैनल्स हैं, इस पे इतने चैनल्स हैं, तो कुछ कुछ चैनल को रेंडमली बंद कर दो तुम। मान लो इसको हम बंद कर दिए, ये ब्लैक हो गया, ये डीएक्टिवेट हो गया, ऐसा समझ लो कि ये डीएक्टिवेट हो गया, इसको डीएक्टिवेट कर दो। तो ड्रॉप आउट का मीनिंग होता है कि तुम रैंडमली किसी भी चैनल को डीएक्टिवेट कर दो या फिर बंद कर दो, या न्यूरॉन को बंद कर दो। तो उससे क्या होगा, उस चैनल से जो डेटा पास हो रहा होगा वो उस टाइम के लिए नहीं सीखेगा, उस टाइम के लिए वो लर्न नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि मॉडल की जनरल लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डाइवर्स होगी। ऐसा नहीं होगा कि जो तुम ट्रेनिंग के टाइम पे डेटा यूज कर रहे हो सिर्फ उसको लर्न करेंगे, बाकी नया डेटा पे तुम टेस्ट करोगे तो वहाँ पे ओवर फिटिंग हो जाएगा, या फिर अंडर फिटिंग हो जाएगा, या फिर गलत आउटपुट देने लगेगा। तो इसलिए हम लोग ड्रॉप आउट यूज करते हैं। ड्रॉप आउट यूज करने का यही बेसिक सा रीजन है। याद रखना कि हम रैंडमली किसी किसी न्यूरॉन को, किसी किसी चैनल को डीएक्टिवेट कर देते हैं कि उस टाइम पे उस डेटा से उस न्यूरॉन से या उस चैनल से डेटा पास नहीं हो। उससे क्या होगा, उसका मानो कि अगर इस टाइम पे यहाँ से, मानो इस पर हम क्लिक किया, इस टाइम पे देखो यहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, ये सब पूरा रन हो गया आ रहा है। इस टाइम पे अगर यहाँ से डेटा पास नहीं होगा तो अब इससे जहाँ पे भी डेटा जा रहा होगा तो उस पर तो डेटा जाएगा, इस न्यूरॉन से तो डेटा जाएगा ही नहीं, ये तो डीएक्टिवेट हो गया, ये जो नोड है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से जितने भी ये इतना मिला के जो भी डेटा आ रहा था यहाँ पे, सबका वैल्यू 0 हो गया, सब खत्म हो गया। फिर सेकेंड टाइम मानो हम इसको बंद कर दिए, तो ऐसे क्या होगा कि कभी लो इंटेंसिटी वाला बंद हो जाएगा, कभी हायर इंटेंसिटी बंद हो जाएगा, कभी कुछ बंद हो जाएगा। इससे मॉडल ज़्यादा अच्छा लर्न करता है। ये बात ध्यान रखना, ये अच्छी कैपेसिटी, ये अच्छी प्रैक्टिसेज हैं जो कि तुम लोग फॉलो करना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है। सेकेंड टर्म है रेगुलराइजेशन, है ये तुमको अभी बाद में पढ़ना है, अभी नहीं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वही बता चुका, जीपीयू टीपीयू कैसे यूज करना है, लर्निंग रेट एडजस्टमेंट करना है तुमको अभी भी। ठीक है। कौन कौन से टूल है, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च हम लोग बता चुके हैं। पाइटॉर्च हम लोग ये कंसिडर करते हैं हम लोग अपने कोडिंग के लिए। डेटा प्रोसेसिंग हो गया, स्टैंडर्ड डेटा जो कि तुमको अपना डेटा सेट है। डेटा ऑगमेंटेशन क्या होता है कि डेटा में तुम जो तुम्हारा डेटा सेट, अगर डेटा सेट कम है तो कुछ कुछ तुम ऑगमेंट कर दो, मतलब ऐड कर दो खुद से, फॉल्स डेटा सेट बना के, और उसको फिर पूरा एक होल डेटा सेट मान के अपने मॉडल से पास करो। ये चीज़ें होती है। ठीक। एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें तो बताने की चीज़ नहीं है, कि सब लोग को पता है एप्लीकेशन तो बहुत चीज़ें। ठीक है। ये तुम्हारी हो गई CNN। अब तक अगर किसी को डाउट है तो बताना। और यहाँ पे कुछ कुछ कोड लिख दिया मैंने, जैसे कि अब बता देता हूँ। यहाँ पे ये कॉन्वोलेयर 1 हो गया, ये पोलिंग हो गया तुम्हारा। देखो यहाँ पे स्ट्राइड 2 है, मतलब जितना कर्नल का साइज उतना स्ट्राइड रखे हुए हैं। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये सब। अब देखो जो हम बात कर रहे थे कि एक्टिवेशन फंक्शन हर जगह ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कन्वोल्यूशन लेयर 1 है, जब इससे जो वैल्यू निकल रही है उसको पहले पास कर रहे हैं रेलू फंक्शन से, और उसके बाद उसको रेलू फंक्शन का जो वैल्यू आ गया एक्स आ गया, उसको फिर पास कर रहे हैं कहाँ से, पुलिंग से। फिर पुलिंग से पास के उस वैल्यू को दे दिए कन्वोल लेयर 2 को, फिर कन्वोल लेयर 2 का जो वैल्यू आया उसको फिर से पास किया एक्टिवेशन फंक्शन में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, हम दिखाए नहीं कि एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ पे है, पर एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा लगा हुआ रहता है। अब क्यों लगा रहता है ये रीजन पता है सभी को। ठीक, ये चीज़ हो गई। और फिर आगे वाला तो पता है सबको, ये सब क्या, लर्निंग रेट क्या है, करते क्यों है, ये एडम क्या है, ऑप्टिमाइजर है। शुभांग पिछले क्लास में आया था, उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। ये क्रॉस इंट्रोपी लॉस क्या है, ये सब चीज़ें तुम लोग थोड़ा मिस किए होगे कि क्रॉस इंट्रोपी लॉस क्या है, MSE क्या है,
बाइनरी एंट्रोपी लॉस क्या है, ये मैंने एक पीडीएफ में अटैच करके ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। वो एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्रॉस क्यों यूज कर रहे हैं, बाइनरी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर एमएससी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम रिग्रेशन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, एमएससी मीन स्क्वायर एरर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं लॉस फंक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम किया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेव चेक कर लिए, तो बता दिया अभी। अगर तुमको और एक्सपेरिमेंट करना है तो यहाँ पे क्या करना है, इसका इमेज का ये वैल्यू चेंज करके हमेशा मॉडल को कॉल करना, देखना ये आउटपुट में ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। ये तुमको वैल्यू समझ में आ जाएगी कि क्या 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 कैसे कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हो गई। बट यहाँ पे अभी भी एक चीज़ है, तुम यहाँ पे देख रहे होगे मैंने यहाँ पे लिखा है 1332 अभी तक मैंने तुम्हें जहाँ भी देखा होगा चैनल हमेशा लास्ट में आता है। ये वैल्यू, ये चीज़ सबको याद है, बताओ पहले। हाइट, विड्थ और चैनल ऐसे लिखा हुआ था, 32 1 तो RGB, फिर चैनल मल्टीप्लाई बाई 3 ये सभी को याद है कि लास्ट में जो वैल्यू लिखी जाती है इसको हम नंबर ऑफ चैनल बोलते हैं। बताओ किस याद है कि नहीं, बताना। हाँ भैया। याद है ना। तो अब तुम लोग पूछ सकते हो कि भैया आपने बताया था कि नंबर ऑफ चैनल हमेशा लास्ट में लिखा रहता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ चैनल पहले क्यों लिखा हुआ है, बीच में क्यों लिखा हुआ है, ये तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। इसका लॉजिक बता देता हूँ। देखो कहीं पे भी अगर कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि तुम लोग इंजीनियर हो, बेतुका बेमतलब का कुछ चीज़ तो लिख नहीं सकते, हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीजन होगा, इसलिए सोचना क्या क्यों लिख रहे हैं, ठीक। ये वन क्या है कि ये कहीं पे तुम -1 भी देख सकते हो, देखोगे, ठीक है। ये वन क्या है, ये वन है कि जैसे तुम्हारा डेटा सेट मान लो 1000 डेटा सेट है, उसको तुम किस बैच में भेजना चाहते हो। मान लो कि 2020 के बैच में तुम मॉडल को देना चाहते हो, 1 के बैच में भेजना चाहते हो, या फिर 50 के बैच में भेजना चाहते हो। तो ये बैच दिखाता है, नंबर ऑफ बैच कितना है, बैच साइज क्या है तुम्हारा। अभी बैच साइज क्या है तुम्हारा, 1 है, ठीक है। ये तुम्हारा पहला जो वैल्यू होगा वो हमेशा बैच को शो करेगा। और यहाँ पे मैंने लिखता कमेंट करके, फर्स्ट वैल्यू जो होगा ये होता है NHWC, ये होता है तुम्हारा टेंसर फ्लो। और एक सेकंड, यहाँ पे हाँ, टेंसर फ्लो में क्या होता है ना, टेंसर फ्लो में क्या होता है, NHWC, ठीक है। और पाइटॉर्च में क्या होता है, पाइटॉर्च में क्या होता है, NCHW, अब समझना। और इमेज क्या होती है, जनरली इमेज क्या होती है, इमेज होती है NHWC। अब देखो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये N तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ बैच साइज या बैच साइज है सिंपली। N क्या है, बैच साइज, बैच साइज। C क्या है तुम्हारा, C है तुम्हारा चैनल, चैनल हो गया। H क्या है तुम्हारा, ये हाइट हो गया। W क्या है, लिखना। अब देखो जब इमेज आता है, इमेज हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है, पहले नंबर ऑफ चैनल होगा, ये बैच साइज होगा, फिर नंबर ऑफ चैनल, फिर हाइट होगा, फिर विड्थ होगा, फिर नंबर ऑफ चैनल होगा। इमेज हमेशा इसी फॉर्मेट में होता है। और जो पाइथन की लाइब्रेरी है वो भी इसी को सपोर्ट करता है। जितने भी लाइब्रेरी का नाम सुनोगे तो हमारी लाइब्रेरी कौन कौन सी लाइब्रेरी है, पहले हो गया ना, इमेज इमेज करके, इमेज आयो करके कुछ ऐसा है, मतलब लाइब्रेरी जितने भी पाइथन के हैं वो तुमको इसको सपोर्ट कर रहे होंगे, NHWC को सपोर्ट कर रहे होंगे। जब तुम टेंसर फ्लो में कोडिंग करोगे उस टाइम भी ऑटोमेटिकली यही चीज़ होती है, क्योंकि टेंसर फ्लो बहुत पुरानी लाइब्रेरी है पाइटॉर्च के कंपेरेटिव में, ठीक है। पहले डीप लर्निंग के लिए टेंसर फ्लो ही आया गया था, अब तो पाइटॉर्च आ गया और अच्छा लाइब्रेरी आया, इस कारण से हम लोग पाइटॉर्च यूज करते, बट सबसे पहले टेंसर फ्लो आया था। और टेंसर फ्लो उस टाइम पे जिस टाइम आया था उस टाइम पे सिर्फ हम लोग के पास CPU ही था, तो CPU पे ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, NHWC, ठीक है, ये रीजन। जब पाइटॉर्च आया था उस टाइम पे GPU भी आ गया था मार्केट में, बहुत कम आया था पर आ गया था, बहुत लाइट वेट वाला GPU। और GPU पे NCHW, क्योंकि पाइटॉर्च GPU मतलब कूडा प्रोग्रामिंग, नाम सुना होगा तुम लोग, कूडा प्रोग्रामिंग उसके साथ ज़्यादा कंपेटेबल है, तो उस प्रोग्रामिंग पे NCHW ज़्यादा अच्छा काम करता है। मतलब
ये जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है ना कि एन एच डब्ल्यू सी और एन सी एच डब्ल्यू, कि एक तुम्हारा जीपीयू पे अच्छा काम कर रहा था, इस कारण से वहाँ पे एन सी एच डब्ल्यू हो गया। एक तुम्हारा टेंसर फ्लो इमेज जिस फॉर्मेट में रहता है उसी को टेंसर फ्लो सपोर्ट करता है। जस्ट अपोजिट में तुम्हारा पाइटॉर्च होता है। जब भी तुम पाइटॉर्च में काम करोगे, मानो जब तुम सीपीयू यूज कर रहे हो, ठीक है, हाँ, तुम पाइटॉर्च का मॉडल जो भी है, जैसे अभी तुम हम जो कोडिंग लिखे हुए हैं, ये तुम्हारा पाइटॉर्च मॉडल का है, पाइटॉर्च प्रोग्राम लाइब्रेरी का है। तुम इसको टेंसर फ्लो में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है, वहाँ पे हमने लिखे थे वहाँ पे ये भी तुम्हारा पाइटॉर्च का है, ठीक। जब तुम इसको टेंसर फ्लो में लिखे होगे, तो टेंसर फ्लो का तो सीपीयू में तुम रन करोगे, सिंपली बात है, जीपीयू पे रन कर सकते हो। पर अगर पाइटॉर्च का कोड अगर तुम सीपीयू पे रन करते हैं, तो तुमको हमेशा ये एरर आएगा कि भाई तुम्हारा इमेज का जो शेप है वो अलग हो रहा है, मतलब उसका एरर आएगा कुछ ना कुछ। तो उसको तुमको चेक करना पड़ेगा भाई एन सी एच डब्ल्यू या एन एच डब्ल्यू सी है। बट जब पाइटॉर्च कोड को तुम अगर जीपीयू पे रन कर रहे होगे, अगर तुम्हारा हायर जीपीयू है, तो ये ऐसा देखा गया या ऐसा है भी कि हायर जीपीयू ऑटोमेटिकली, नहीं, हायर जीपीयू एन सी एच डब्ल्यू को अपने आप में सही मान के कैलकुलेशन कर देता है, क्योंकि उस पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। जब तुम पाइटॉर्च का कोड हायर जीपीयू पे रन करते हो, तब वो क्या करता है, उस टाइम पे एन एच डब्ल्यू सी को एन सी एच डब्ल्यू में कन्वर्ट कर लेता है इंटरनली, और फिर उसको रन करता है। ये बात को समझना। ये कहीं पे उसका मोस्टली लिखा तो कहीं था, पढ़े थे हम। होता क्या है कि टेंसर फ्लो नॉर्मली सीपीयू पे एन एच डब्ल्यू सी काम करता है, बट हायर जीपीयू पे क्या होता है, अगर जीपीयू पे रन कर रहे हो कोड को, टेंसर फ्लो कोड रन कर रहे हो, अभी हायर जीपीयू जैसे टीपीयू हो गया, जीपीयू का हायर वर्जन, उस टाइम पे एन एच डब्ल्यू सी एन सी एच डब्ल्यू में इंटरनली कन्वर्ट होकर कैलकुलेशन होता है। ये बात ध्यान रखना। और अगर इमेज का एरर आता है, तो हमेशा इमेज का एरर यही आएगा शेप के कारण। टेंसर फ्लो पैकेज में तुम ये चेक कर लेना, ठीक है। तो ये पूरा सी एन एन था, ठीक है। अब सी एन एन में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब, क्योंकि देखो अब कोडिंग में कैसे लिखते हैं वो तुमको पता है, क्योंकि ए एन एन का जब तुम लोग कोडिंग लिख लिए तो सिंपल कोडिंग इसका भी है। और अभी भी तुम लोग देखे होगे इस चीज़ को, कोडिंग को। तो मैं कोडिंग सिखाने बैठूँ फिर टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि देखो कोडिंग में क्या था, ये चीज़, ये पोर्शन तुम पहले से ही कॉल करते आ रहे हो, ये पहले ही सिखा दिया तुम्हें। ये मॉडल का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं तुमको पता है, इनिशिएट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड पास क्या है, बैकवर्ड पास क्या है, वो तुमको पहले से पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे तुम खाली एक मॉडल में अलग तरीके से मॉडल बना रहे हो, वो खाली यहाँ पे चीज़ें, और वो भी तुमको समझ में आ गया अब सब कुछ। ऐसा कोई नहीं है कि कोई टर्म समझ नहीं आ रहा कि इन चैनल क्या होता है, आउट चैनल क्या होता है, कर्नल साइज क्या होता है, कर्नल साइज कुछ नहीं, फिल्टर साइज होता है, कूलिंग क्या होता है, स्टैड क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, फ्लैटन लेयर क्या होता है, आउटपुट क्या लेयर है, क्यों होता है, कहाँ पे क्या वैल्यू है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, यहाँ पर पैरामीटर किसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ड्रॉप आउट क्या होता है, मैक्सिमम पुलिंग क्या होता है, मिनिमम पुलिंग क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल फिल्टर क्या होता है, इमेज क्या होता है, चैनल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें तुम लोग को समझ में आ गई है। तो यही चीज़ें हैं तुम्हारा सी एन एन, ठीक। तो सी एन एन पे मॉडल ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही फीचर एज एज सब लोग डिसाइड करता है और फिर प्रिडिक्ट किया जाता है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि भैया कुछ कुछ पोर्शन आप छोड़ रहे हो, वो पढ़ा देते अच्छा रहता, ठीक है। हम तुमको लगता है, बताओ बताओ। नहीं नहीं कोई दिक्कत। अमन तुम तो पढ़े थे, सब कुछ कवर हुआ है कि नहीं कवर हुआ है, बताओ तो। हाँ भैया हो गया है कभी। और अच्छे से कवर हो गया है ना, हाँ। ठीक है। अच्छा, तुम जो पहले पढ़े थे अभी जो पढ़ा है उसमें कुछ क्लियर हुआ, डिफ्रेंशिएट रहते हैं, समझ में आया जाता है, ये क्लियर हो गया। भैया हाँ, मतलब मैंने तो पहले से पढ़ रखा था, मतलब मैंने डीप लर्निंग स्टार्ट किया था थर्ड सेम के स्टार्टिंग से। अभी कुछ फिर हुआ है, मैंने मतलब हाँ, हाँ, थोड़ा क्लियर और हुआ फिर होगा तो मैंने एक बेटर। सेशन भी लिया था, अच्छा तो मुझे तो पता था। अच्छा, ओके ओके, चलो बढ़िया। शुभांग, शुभांग चला गया क्या, अच्छा, बैठा हुआ। राधिका कोई डाउट है क्या, आ रहा है सर। हाँ, तो कोई डाउट है क्या शुभांग, समझ में आ गया सब कुछ। नहीं नहीं भैया। हाँ आ गया था।
डाउट रहेगा तो पर्सनल मैसेज कर सकते हो हमको, ठीक है, जिसको भी डाउट रहे, या अभी भी ग्रुप में पूछ सकते हो, तो मैं क्लियर बता दूंगा। लोमस, ठीक है। कोई डाउट है लोमस? नहीं, ठीक है, गजेंद्र, गजेंद्र आजकल चुप रहता है। गजेंद्र, जी भैया। तुम्हारा तो भाई कोई अता पता नहीं रहता है, यहाँ पे भी पता नहीं किसी को क्या चाहिए। समझ में आया क्या अभी? हाँ। चलिए, ठीक है। संचित, हाँ सर, समझ में आया। वो स्टार्टिंग में थोड़ा फीचर सिलेक्शन और लेयरिंग में थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, बट फिर एंड तक हो गया वो सारा क्लेरिफाई अच्छे से। नहीं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है देखो, ये पीपीटी तो शेयर करेंगे हम लोग ग्रुप में, और ये जो नोटबुक है ये नोटबुक भी शेयर कर देंगे, तो एक बार को और रिवाइज कर लेना, हाँ और अच्छे से डिटेल में नोट लिख लेंगे। हाँ। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, इमेज के एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने को समझ लो। जब हम बोलते हैं एक इमेज की साइज 1 MB है, उस 1 MB से क्या तुम डिसाइड करते हो? 1 MB है, मतलब क्या मीनिंग है 1 MB इन साइज, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इमेज इन इज इन 1 MB इन साइज? 1 MB में सपोज सर मे बी उसका वो 1024 बिट्स या फिर बाइट, हाँ बाइट्स लेगा। फिर वो एक एक पिक्सल कितना बाइट कैप्चर करता है वो देखना पड़ेगा, तो उतने पिक्सल की इमेज है समवेयर अराउंड ऐसा कुछ तो। नहीं तो फिर एमबी को तुम डिफ्रेंशिएट कर दिया कि 1024 बाइट्स होता है, बट उसका मीनिंग क्या होता है? जब तुम बोलते हो कि एन इमेज इज 1 MB इन साइज, तो उसका मतलब क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? साइज ही मतलब उसको कितना और मैग्नीफाई कर सकता है। अगर ज़्यादा साइज़ की इमेज है फिर भी उसको अगर क्रॉप किया तो भी वो थोड़ा बेटर क्लियर, मतलब ज़्यादा पिक्सल्स रहेगी उसमें मतलब तो उसको। ये तो पता है, जब तुम डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी डॉट कुछ भी लिखते हो, ईपी यूबी पीएनजी जेपीजी जेपीईजी कुछ भी लिखते हो, वो क्या होता है जो लास्ट में तुम एक्सटेंशन लिख रहे हो, उसका मतलब पता है क्या सभी को? किसी को कोई आइडिया कि वो जो लास्ट में एक्सटेंशन लिख रहे होते हैं इमेज के पीछे में, डॉट पीएनजी डॉट जेपीजी डॉट जेपीईजी, उसका मतलब क्या होता है? शायद कंप्रेशन लेवल्स होते हैं वो। राइट राइट राइट, ठीक है। मतलब उसका मतलब ये होता है कि जो इमेज की ट्रू साइज है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू एमबी साइज जो भी है, हम उसको कंप्रेस करके बता रहे होते हैं। जब हम बोलते हैं कि 2 MB का जेपीजी का कोई इमेज है, तो उसका एक्चुअल 2 MB नहीं है, मे बी उसका 10 MB होगा, वो जेपीजी कंप्रेस करके तुमको बता रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि मानो कि एक रॉ इमेज है, उसका क्या है, 920 × 1080 इमेज है तुम्हारे पास, तो उसका कितना रॉ पिक्सल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, तो कितना हो गया, 6.2 MB हो गया। बट जैसे ही डॉट जेपीजी लगता है कंप्रेसर, तो उसका एमबी कितना हो जाता है, 500 KB से 2 MB का शो कर रहा होता है। जब भी तुम्हें इसी कारण से तुम देखे होगे, जब तुम डीएसएलआर से तुम फोटो खींचते हो या कोई अच्छा मोबाइल से, दो फाइल हमेशा बन रही होती है, एक रॉ फाइल बनती है, एक ट्रू फाइल, एक ऐसे ही नॉर्मल फाइल बनती है। जैसे तुम मानो कि एक डीएसएलआर से फोटो खींचे, तो तुम दुकानदार वाले से तुम ये मांगते होगे कि भैया हमको रॉ फाइल दे दो, तुम जो बना हुआ है हमको वो चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मानो कि तुम उससे इमेज ले लिए, तुम कहोगे भैया मेरा जो भी शादी का इमेज है वो इमेज दे दो मेरे को, मैरिज फोटो, और तुम अपने लैपटॉप से डिलीट कर दो, तुमको तो लगे वाह भाई चलो इमेज ले लिया मैंने, उसको डिलीट करवा दिया, उसके पास मेरा इमेज नहीं है। बट यहीं पे गेम होता है, क्योंकि वो डीएसएलआर से फोटो लिया है, उसके पास रॉ फाइल होगी, उस रॉ फाइल को डिस्टॉर्ट करके वो इमेज बना सकता है अभी भी, ये बात समझना। अब उसके पास नॉलेज है तो इसलिए हमेशा जो रॉ फाइल होती है वो ट्रू फाइल होती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। हम लोग तो सीधे डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी फाइल लेके खुश हो जाते हैं या पोस्ट कर लेते हैं फोटो जो भी करते हैं। तो हमेशा इमेज की दो वैल्यू होती है, एक रॉ पिक्सल होती है, एक जेपीजी फाइल, एक जो एक्सटेंशन वाली होती है वो होती है। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंड बात जो हम 6 MB डिस्कस कर रहे हैं वही, कि अब दोनों एग्जिस्ट कहाँ करता है, जो रॉ फाइल की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात करोगे जो अभी हम लोग डीप लर्निंग कैलकुलेशन करते हैं,
जैसे जो पैरामीटर डिस्कस कर रहे थे वो ये रॉ फाइल वाली बात होती है, वो होती है तुम्हारे रैम पे एग्जिस्ट करता है, इन मेमोरी होती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा जीपीयू पे हो गया, रैम हो गया, वहाँ पे जाके मतलब कैलकुलेशन में आती है। ऐसे तुम्हारा जो डिस्क में सेव होती है वो क्या होती है, ये तुम्हारा ये सेव होती है जेपीजी वाली। सबको समझ में आ गया क्या तुम क्या बोलना चाह रहे थे, क्या डिफ्रेंशिएट किया? हाँ सर। अब कभी भी कोई कुछ बोले कि 2 MB की फाइल है तो उसको हमेशा दिमाग में रन करना, अच्छा इसका 2 साइज होगा, कोई मतलब का काम नहीं है, ऐसे ही रैंडम्स है। पर जानकारी लेने में अच्छा है कि तुम सोच पाओगे भैया इसका रॉ फाइल भी होता है। पर पता नहीं, हम जब जैसे मान लो एप्पल हो गया, हम ये कभी देखे नहीं, एप्पल मेरे पास है भी नहीं। एप्पल से फोटो लेके देखो, आईफोन से फोटो लेके देखो, रॉ फाइल आती है कि नहीं आती है, हमको पता नहीं आती इतनी। डीएसएलआर में तो आती है, हमको जहाँ नॉलेज है। हम्म, ठीक है। बाकी तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब में, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुम लोग देख सकते हो। एक क्वेश्चन और होगा, क्या स्ट्रैड टू को लेते हैं, उसका रीजन बता चुका हूँ पहले कि अगर स्ट्रैड 1 लेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर स्ट्रैड 1 लेगा, हाँ स्ट्रैड अगर 1 लिया था तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि पूलिंग में हम लोग डाउन साइजिंग करते हैं, तो स्ट्रैड 1 पे डाउन साइजिंग नहीं होता। ठीक है, जब स्ट्रैड 2 लेते हैं, क्योंकि स्ट्रैड कहाँ पे है, नीचे में डिविडेंड पे है, अगर इसका वैल्यू 1 रहेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इसलिए इसका वैल्यू 2 रखे तब डाउन साइजिंग आधा हो जाता है इससे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, ये सब पढ़ लेना तो ज़्यादा क्लियर होगा डाउट। फिर फीचर्स क्या क्या है जो बताया था, फीचर डिटेक्शन, स्पेशल हायरार्की, पैरामीटर एफिशिएंसी, ट्रांसलेशन। ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। बेसिक ऑफ इमेज हो गया, CNN इंट्रो हो गया, यहाँ पे आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चर यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई, ये सब पढ़ लेना। बता दो अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर चलते हैं। हाँ बताओ, कोई डाउट नहीं है क्या? नहीं भी। ओके, तो क्लास सबको अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बता दो थोड़ा, या ग्रुप में बता देना, अगर ज़्यादा लेट हो रहा है तो ग्रुप पे मैसेज कर देना। और राहिल, जो जो लोग रेगुलर पोस्ट करते हैं, जैसे राहिल हो गया, संचित हो गया, लोमस हो गया, ठीक है, और भी बाकी लोग जो भी हैं नए लोग, तो ट्विटर पे पोस्ट कर देना, ठीक है, कम से कम मेरे लिए तो बेनिफिट होगा, क्लाइंट कुछ मिल जाएगा। हाँ भैया कर हाँ, देंगे। ये तो सबको समझ में आता है कि भैया अगर बोल रहे हैं पोस्ट करने तो उनका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है, दोनों का। पर ज़्यादा बेनिफिट तुम ही लोगों का, राइट लोमस, पता है ना? हाँ भैया हाँ, ठीक है, तो ट्विटर पे पोस्ट कर देना जो भी पड़े। कर लो। चलो ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं तो चलते हैं, तो करते हैं। चलो, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट गाइस, बाय बाय। ओके भैया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट राधिका। हाँ हाँ राहिल गुड बताओ। नाइट, थैंक यू। हाँ राहिल बताना। हाँ सर, हाँ एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ राहिल सुन रहे हैं, बताओ। हाँ सर, वो होमवर्क नहीं किया मैंने, उसके लिए सॉरी सर, क्योंकि यार अभी जॉब सर्चिंग में बहुत बिजी था तो मेरा पूरा दिन उसमें चले जाता अरे कोई ना, इम्पोर्टेंट है वो भी भाई। है। हाँ, तो उसमें अभी मतलब बहुत टाइम से उसमें, हाँ अभी अच्छा एक वही बात, चल रहा है। एक कॉल आ रहा था, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ एक कॉल आ रहा था, थोड़ा सा बात करें तुम्हें, रुकना हाँ एक मिनट। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। कर लो, कॉल कर लो। हेलो। हाँ, हाँ शुभांग बताओ। अच्छा। अच्छा अच्छा, कोई ना। हमको लगा साला वीडियो ऑन कर, मतलब क्लास ज्वाइन करके भाग गया कहीं। हाँ चलो बढ़िया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, नहीं वो PDF पढ़ लेना।